आप कहाँ से आते हैं? साकेत। वहीं पे रहते हैं साकेत में? वो कौन सा मॉल है वहाँ पे? वो एम्बियंस, सिलेक्ट सिटी उसके पास में। आप पास से आते हो? सब और भी पास से आते हैं तो पीछे से वो तो यहीं पे रहते हैं। पीछे वाले गली से निकल के आ जाती है। रीजनलिज्म। तुम कब जा रहे हो नैनीताल? अभी गए थे क्या? नहीं मैं आई ना बस मम्मी अभी आए हो क्या? सूरज कहाँ से निकला है? आज सूरज निकला है। ये आई तो नहीं जो मेरे को आज बहुत ज़्यादा निकला है। हाँ, रिश्तों में खटास क्यों है? नेपाल के साथ हमारे। वो सारे पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे, सारे लिख लेते हैं। इसी के साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा विल राइट कि उसमें सोल्यूशंस क्या है। और बाकी तो जो साउथ एशिया के लिए सोल्यूशंस आर एकदम वही सेम वाले हैं कि सब लोग हमसे डरते हैं। थोड़ी हमारी दादागिरी वाली फॉरेन पॉलिसी है विद रिगार्डिंग टू आवर नेबर्स। हमारे सारे नेबर छोटे छोटे से ही हैं। सो वी हैव टू हैव गुजराल डॉक्ट्रिन। वो आपको हर जगह लिखना है कि बिना कुछ समझे जाने हमको ध्यान देना है, हमको उनको देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी। हो गया? फिर अलग अलग बिठाएंगे दोनों को, बातचीत हो रही है ना। छोटी क्लास में तो आवाज आती है। एंड गुजराल डॉक्ट्रिन तो वो तो थंब रूल है किसी भी साउथ एशियन कंट्री के लिए। यू कैन से दिस थिंग कि हमको विदाउट रेसिप्रोसिटी वी हैव टू गिव एवरीथिंग। सेकंड थिंग वही, हमको कोऑपरेशन इंक्रीज करनी है, हमको इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने हैं फॉर एवरी साउथ एशियन कंट्री। यू कैन राइट दिस थिंग। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया प्रॉमिसेस चाइना डिलीवर्स, तो ये टैगलाइन चलती है पूरी साउथ एशिया में। सो वी हैव टू काउंटर दिस थिंग। हम 20 साल 25 साल से बोलते हैं हम पानी भी चला देंगे, हवा भी चला देंगे, बिजली भी भेज देंगे आपको। केजरीवाल की तरह हम प्रोमिसेस बहुत कर रहे हैं। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन आवर प्रोमिसेस, वरना क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। फिर सामने वाला चाइना के पास ही जा रहा है। हम दे रहे हैं, हमने छोटे छोटे बहुत सारे बना रखे हैं। धीरे धीरे हम लिखेंगे क्या क्या बना रहे हैं। मतलब उस मैमथ साइज का तो कुछ नहीं बना सकते हम, उतना तो है ही नहीं हमारे पास। फिर भी छोटा मोटा जो हम कर सकते हैं ये यूनिवर्सल है किसी भी साउथ एशियन कंट्री के लिए। यू कैन राइट। और बाकी तो वी हैव, हमारी स्ट्रेंथ है सॉफ्ट पावर। साउथ एशिया ये अपने रीजनल पावर्स में तो उसमें तो है ही है कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है सबके साथ हमारा एक कल्चरल एक पास्ट रिलेशन है, हमारा एक पीपल टू पीपल कनेक्ट इज देयर। सो उस पर फिर हमको वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। नेपाल के साथ तो मतलब लोग ही सेम है, बॉर्डर ही नहीं हमारी, वो तो फिर अलग ही लेवल पे सॉफ्ट पावर है। हाँ, वो भी ओपन बॉर्डर्स है, उसमें भी नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, रिश्तों में दरार क्यों है? परसीव बिग ब्रदर एटीट्यूड ऑफ इंडिया। Perceived big brother attitude of India. Big brother attitude of India vis-a-vis Nepal. Vis-a-vis Nepal because of muscular and aggressive foreign policy. Because of muscular and aggressive foreign policy. And perpetual interference in their domestic politics. Interference in their domestic policy. मोस्ट फेवर्ड नेशन तो WTO का होता है। पाकिस्तान को दिया था, हमने सबको दिया है। अरे मोस्ट फेवर्ड नेशन देना पड़ता है जिसके साथ भी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। वो हाँ, अपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा ना कि मोस्ट फेवर्ड नेशन नेशनल ट्रीटमेंट वो सबको देना पड़ता है। ये तो बेसिस है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा। राइट, बिग ब्रदर पॉलिसी वही, मतलब हर तरीके से हम दादागिरी करते हैं उस पर। वो हमने डिफरेंट तरीके देखे। एंड इंटरफेरेंस तो हम इस हद तक कर रहे हैं, वहाँ जितने एलिट्स हैं, वहाँ जितने लोग हैं जो पावर होल्ड करते हैं, हम सबसे इंडिविजुअली टॉक कर रहे हैं।
आइडियली क्या होना चाहिए, देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी टॉकिंग टू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। नहीं, हम सबसे बातें करते हैं, हम वहाँ के राजा से, हिंदू एलीट से, फिर वहाँ के जो हाई क्लास राणा एलीट हैं उनसे भी बात करते हैं, गवर्नमेंट से तो बात करते हैं, फिर सबको आपस में भिड़ाते भी हैं। और हमारा एक सिंपल सा होता है, इसको ऐसे मतलब बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते, हमारा हमेशा से एक परपेचुअली रहा है कि हम उस गवर्नमेंट को या उस इंसान को सपोर्ट करते हैं जो थोड़ा सा मतलब एक पपेट रूलर जैसा बन सके इंडिया के लिए। केपी ओली शर्मा वो नहीं था, उससे पहले हमने जितने भी सपोर्ट किए हैं दे आर कमिंग फ्रॉम राणा कम्युनिटी एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू इंडिया। तो हम चाहते हैं पपेट रूलर ही बिठा दें अपना। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग टू ये एरिस्टोक्रेट क्लास ऑल्सो। हम वहाँ के नोबल से भी बात कर रहे हैं और वहाँ के हम एलिट से भी बात कर रहे हैं। फटाफट कोई उनकी सरकार बने और एक हम अपना पपेट रूलर बिठा दें, और वो उसको दिखता है कि ये तो मतलब यहाँ के फिर चुनावी इन्फ्लुएंस कर रहा है सीधा सीधा। तो दैट इज़ हम इतना माइक्रो मैनेज करते हैं। ये तो फिर पंचशील के अगेंस्ट है, तो हर चीज़ के अगेंस्ट है, तो उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इंडिया टेक्स एन अप्रोच ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट India takes an approach of micromanagement in Nepali politics. In Nepali politics by dealing with all major political stakeholders in Nepal. All major political stakeholders in Nepal and influencing political power distribution there. इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। And influencing political power dynamics over there. Power distribution बोला था ना? Influencing political power distribution over there. Political power distribution over there. ये सब कर क्यों रहे हैं हम नेपाल में? बहुत खर्चा होता है ये सब करने में। मतलब इसके लिए आप समझ रहे होगे ना, हमको इंटेलिजेंस भी भेजनी पड़ती है, सब कुछ भेजना पड़ता है, देखना पड़ता है लोगों के नफ्स कि कौन सा पपेट रूलर बना सकते हैं, कौन सा इसमें से डोसाइल है, कौन सा नहीं है। बफर स्टेट, ये तो मतलब पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में बोल रखा है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी विल बी कमिंग टेकिंग प्रेसिडेंस कंपेयर टू नेपाली सोवरेनिटी। हम बनाए इसलिए रहे क्योंकि वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी, कल को चाइना वहाँ पे ना आए। और जिस तरह की चाइना की हरकतें हैं वो गॉड नोज कब क्या करेगा वो। चाइना नेपाल का एक प्रॉपर बॉर्डर है। प्रॉपर बॉर्डर मतलब उनके एग्रीमेंट है कुछ बॉर्डर। हाँ हाँ, हर देश का बॉर्डर एग्रीमेंट होता है। हमारा नहीं है ना चाइना के साथ। है प्रॉपर बॉर्डर नहीं है। प्रॉपर बॉर्डर एग्रीमेंट है हमारे। वो बात यह है कि 2-3 बॉर्डर हैं तो इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अरे बिना एग्रीमेंट के सरहद कैसे बनेगी? प्रॉपर एग्रीमेंट हर देश का होता है। फॉर्मल बॉर्डर ना हमारा अभी उनके साथ। नहीं नहीं, ये किसने बोला? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हम टॉक्स चल रही थी ना प्रॉपर बॉर्डर बनाने के लिए। नहीं, वो अरे वो एलएसी वाली उस पर चीज़ें हो रही हैं, वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, तो एलएसी थोड़ी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, तो वो इनफॉर्मल है। वरना अरे जो ये वाला पूरा पार्ट था ना, जो ये एलएसी वाला पार्ट है, यहाँ पे वो पेंगोंग सो वो सब है, तो उसमें डिस्प्यूट है ना, तो उसमें हम बोल रहे हैं। बाकी नेशनल बॉर्डर तो है। बॉर्डर होता है पूरी हमारे पास। को तो हम मानते हैं अपनी टेरिटरी। हाँ एलएसी को बॉर्डर नहीं मानते। हाँ, वो इनफॉर्मल है, वाले को वो नहीं मानते बॉर्डर। मैं बोल रहा हूँ। मतलब हाँ वो नहीं रिकॉग्नाइज करते उन्होंने, मतलब ऐसे कहीं कुछ बोला नहीं है अभी, बट 62 की वॉर के बाद रिकॉग्नाइज ही हो गया वो, क्योंकि अरुणाचल के पीछे चले गए तो मतलब इनफॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं। अरुणाचल के लिए मना नहीं किया उन्होंने, इसके लिए तो कह रहे हैं पूरा अक्साई चिन्ह उनका है। अरे बिना बॉर्डर एग्रीमेंट के कैसे काम होगा? इनफॉर्मल बॉर्डर थोड़ी कुछ होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, और ये सब हम कर इसीलिए प्राइमरीली हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी। कल को चाइना वहाँ पे करेगा, हम नेपाल को एक बफर स्टेट ही लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं नेपाली लोगों से यार। सीइंग नेपाल एज अ बफर कि चाइना अगर आएगा तो वी हैव दिस, एक बफर जोन है हमारे पास बीच में टू प्रोटेक्ट अस। इसको आप लिख लीजिए नीचे, ये सब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एंड वी ऑलवेज हैव एक हमारे पास एक एंगल भी रहता है, अच्छा आप उसको लिख ही रहेंगे क्या, इंडिया इज वेरी इनसिक्योर हैविंग चाइनीज प्रेजेंस इन नेपाल. And sees Nepal as a buffer state for China. Sees Nepal as a buffer state for China. पंडित नेहरू ने तो यहाँ तक भी बोला था कि वी वोंट इवन एक्सेप्ट नेपाल हैविंग इक्वी डिस्टेंट रिलेशनशिप विजा वी चाइना कंपेयर टू इंडिया. वो कब बोला था सर? सब जब जिंदा थे वो. और के बाद? नहीं उससे बहुत पहले बोल दिया था ये सब. उन्होंने 1950s में बोला है. 62 के बाद तो वो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था. ही वॉज इन वेरी पैथेटिक कंडीशन. शायद थोड़े हफ्तों में मर गए थे, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता. 64 में मरे थे। नहीं 64 में नहीं मरे थे. जब वॉर पाकिस्तान ने किया था उसके बाद। अरे तब तो वो आ गए थे यार, क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री, तब तक तो प्राइम मिनिस्टर थे. नहीं तो क्या बोलते हैं, काउंटर अटैक करवाया था शास्त्री ने। सो ये 1950s में बोल दिया था उन्होंने ये सब. तो हमको तो वो भी एक्सेप्ट नहीं है कि अगर नेपाल हैव एन इक्वल रिलेशन विद इंडियन चाइना, मतलब इतना बुली करते हैं. हम बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंस फॉर यू कंपेयर टू चाइना. आप बराबर रिश्ता नहीं रख सकते. कब मरे? 27 में 1964 64 में मरे हैं वो. फिर वॉर स्टार्ट कर दिया, वो वॉर के बीच में मरे थे. फिर शास्त्री जी आए थे, फिर वो जो ताशकंद डिक्लेरेशन वहाँ गए थे, वो भी मर गए थे. वॉर मतलब 2 सालों में 2 डेथ हुई. हो सकता है, होगा. हाँ, सो ये मत लिखना है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. मतलब वी हैव दिस थिंग कि इक्विडिस्टेंट रिलेशन भी नहीं रखना नेपाल को. देन सेकंड पॉइंट, इंडिया डज नॉट हैव अ स्टैंड अलोन फॉरेन पॉलिसी विद नेपाल. Stand alone foreign policy with Nepal. Stand alone foreign policy with Nepal. And we have always seen Nepal through the prism of China. फिर एक फैक्टर ये है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम कभी रहा ही नहीं नेपाल में. दे वॉज किंग्स, दे वॉज दिस एलिट्स, एंड देन देर इज डेमोक्रेटिक पीपल जो कांग्रेस चला रहे हैं. अब आजकल माओइस्ट कम्युनिस्ट भी आ चुके हैं वहाँ पे. तो देयर आर 4 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल जिनके साथ इंडिया को हैव टू डील विद दिस थिंग. 6 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं. पहले मोनार्की था, फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, अब वो रिपब्लिक बन चुके हैं. सो 3 ट्रांजिशन हो गए, 6 कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, एंड ऑलमोस्ट कोई एक सिंगल यूनिट नहीं जिससे हम डील कर सकें. तो दैट्स ऑल्सो रीज़न कि हम कभी एक हमने स्टैंड अलोन पॉलिसी नहीं बनाई उनके लिए. है ही नहीं, किसके साथ पॉलिसी बनाएंगे. कहाँ पे? सर ऐसे बोला सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो वो भी होगी. तो चाइना की आएगी फिर डिक्टेटरशिप. तो सो राइट डाउन इनस्टेबिलिटी नेपाल पॉलिटिक्स. हाँ, instability in Nepal politics. Is another factor why instability in Nepal politics is another factor why India could not develop is another factor why India could not develop a coherent Nepal policy. India could not develop a coherent Nepal policy. Then next is
lack of professionalism in India's approach vis-a-vis Nepal. Like most Indian ambassadors to Nepal hails from Bihar and UP. मतलब comes from Bihar and UP. Hails from Bihar and UP, which have familial ties across the border. Across the border. Borders के दोनों तरफ रिश्ते हैं उनके. That inhibits them from providing a neutral perspective. It inhibits them from providing a neutral perspective of Nepali politics. और इसी में लिख लेना लैक ऑफ प्रोफेशनल में कि देयर आर इंडिया में भी देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, डिफरेंट अलग ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो अलग टाइप का नेपाल के साथ रिलेशन चाहते हैं. आरएसएस का एक बड़ा ही ऑब्सेशन है नेपाल के साथ, उनकी अलग ही फेटिश है, नेपाल के साथ अलग रिलेशन होनी चाहिए. सो ये फिर इनके भी फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं और दे आर ऑल्सो एक ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं सारे. इसी पॉइंट्स में लिख लेना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन इंडिया have conflicting interest vis-a-vis Nepal. Multiple stakeholders in India have conflicting interest vis-a-vis Nepal. Conflicting interest vis-a-vis Nepal. ऐसे नाम लिखना उचित नहीं हो, ब्रैकेट में लिख लो आरएसएस इज देयर, डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स इज देयर. ये अवॉइड करना. आपको नहीं पता सामने वाला किसका है. बाहर वालों को आप गाली दे सकते हो, इंडियन किसी भी कंटेम्प्रेरी को गाली मत देना. जो चेक कर रहा है वो कौन है आपको नहीं पता. पता चला आरएसएस वाला ही चेक कर रहा है, फिर क्या करोगे. जेएनयू से लोग चेक करते हैं ना, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन. हमें तो नहीं फर्क पड़ता, उनको बहुत फर्क पड़ता है हर चीज़ से. अब फिर स्पेसिफिक्स पे लिखने शुरू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्या वो मिस हो गया क्या? देन नेक्स्ट पॉइंट इश्यूज में ही, इंडिया डज नॉट इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स दे हैव प्रॉमिस्ड. इंडिया डज नॉट इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स. करते ही नहीं हम. स्पेसिफिक नेपाल के साथ तो हो ही नहीं रहा कुछ. वी हैव प्रॉमिस. हाँ नहीं ये तो फिर भी, क्योंकि नेपाल में एक इशू किया, बाकी भी नहीं कर पा रहे. चाइना तो एक्सेप्शन है. चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ अलग ही लेवल पे है. वो तिब्बत में वो बना रहे हैं, उन्होंने 4 लेन हाईवे बना दिया तिब्बत में. पता नहीं कैसे बना दिया. मतलब तिब्बत में एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 5000-6000 मीटर पे है. वहाँ चलना भी मुश्किल है. वहाँ पे आप मजदूरों को काम करा रहे हो, दैट्स इनसेन. पता नहीं सबको ऑक्सीजन मास्क बना के कराया, क्या कराया पता नहीं, बट दे हैव मेड दिस थिंग. उन्होंने 4 लेन हाईवेज बना दिया, उन्होंने रेलवे ट्रैक बना दिया, वो बुलेट ट्रेन जोड़ रहे हैं. वो वुहान और सिंजियान प्रोविंस से तिब्बत प्रोविंस में बुलेट ट्रेन जोड़ना चाह रहे हैं. तो वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा नेपाल में कोई नहीं बना पा रहा. वो हिमालयन टेरेन इतना टफ होता है, उसमें कुछ बनाना बड़ा मुश्किल है. चाइना पता नहीं भगवान की तरह पता नहीं क्या कर रहा है वो, बस दे आर मेकिंग दिस थिंग. और चाइना कर भी देगा. वो पूरा तिब्बत को दे आर कनेक्टिंग विद काठमांडू एंड इवेंचुअली दे विल बी ओपनिंग दिस थिंग इनटू साउथ चाइना सी. वो कर देगा, बाकी कोई नहीं कर सकता. तो इसमें वो इशू नहीं है. वर्ल्ड बैंक भी नहीं बना पाता, कोई नहीं बना पाता नेपाल में. हम कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें. स्लो बनाते ना हम.
और वहाँ पे फिर वो होता है ना, कभी आज रिजीम चेंज हो गया, कल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो फिर अटक जाती हैं प्रोजेक्ट्स। तो इसमें एग्जाम्पल तो क्या लिखेंगे, हम कभी कुछ भी नहीं बना पाए। जैसे हमने बोला था कि हमारा मिशन था 2030 तक हम इंडिया को 10 गीगावाट बिजली देंगे। इंडिया मतलब वो बनाएगा तो पता नहीं कितना, 10 गीगावाट तो इंडिया को दे देगा वो। अभी तक इंडिया का टोटल वहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100 मेगावाट। 10 गीगावाट मतलब 10,000 मेगावाट, इतना वो इंडिया को देने वाला था। अभी तक हमने 100 मेगावाट बनाया वहाँ पे। सो मतलब नथिंग, कुछ नहीं कर रखा हमने। सो राइट डाउन। और उनकी टोटल कैपेसिटी इज 80 गीगावाट्स। इतने फैक्ट्स तो आपको कहीं कितने याद रख पाओगे आप। 80 गीगावाट इज वेरी वेरी डिसेंट। हम करते कितना है इंडिया में, कितना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपिंग कैपेसिटी? 450 गीगावाट। वो टोटल है आज के ज़माने का, इतना नहीं है टारगेट। 450 गीगावाट कहाँ से हो गया? 350 हमारा भी हाँ जो कर पा रहे हैं 350। हाँ, मतलब इतना है, 390 तक हो चुका है शायद अभी। तो हम कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बनाते हैं ये पता होना चाहिए आपको। हमारी बिजली कहाँ कहाँ से आ रही है, ये आपका होमवर्क है, कल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ के लाना आप। 200 गीगावाट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो बहुत सारा अरे 350 तो टोटल है, उसमें से 200 डैम से थोड़ी आता है यार। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो 60 था ना शायद, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का 30 स्मॉल से आया था। 30 स्मॉल से कैसे आएगा यार? 30 लार्ज हाइड्रो। तो बताइए चेक। कल यार वो सब ढूंढ के लाना है, ये सब आप ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा। लिख के लाना कहाँ से कितनी बिजली आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाली के जान के क्या करेंगे, अपना पता होना चाहिए हमें। राइट, सो राइट डाउन टोटल। इसी पॉइंट में टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नेपाल इज 80 गीगावाट्स। इसका लॉजिक तो सिंपल है, क्योंकि वही हिमालयन रिवर्स आर देयर और वो अप स्लोप से आ रही हैं, तो तेज बहती नदियों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना इज वेरी वेरी इजी। टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ, HEP 80 मतलब कैपेसिटी अभी है नहीं उनकी। 100 मेगावाट बनाया है। इतना पोटेंशियल है उनमें। हाँ, एट्टी गीगावाट बहुत ज़्यादा होता है, इट्स सुपर मैसिव। आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं क्या सारे? अभी तो सब बहुत पीछे हैं। हैं? अभी तो बहुत पीछे। मैं वो सर आर्ट से आगे सारे साइंस बन गए। तो आप तो अप्रिशिएट कर रहे होंगे ना 80 गीगा। आप बोलो 30 गीगावाट स्मॉल से बना सकते हैं, मतलब स्मॉल हाइड्रो बहुत ज़्यादा होता है वो सब। स्मॉल हाइड्रो होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, जो मैक्सिमम 200 मेगावाट प्रोडक्शन करते हैं। अब सोच लिए 200 मेगावाट एक कर रहा है, 30 गीगावाट बनाने के लिए तो 4000 लग जाएंगे ऐसे। राइट और इसका सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज एक तो हिमालयन है वहाँ पे और हिमालय स्लोप से नदी बह रही है, और स्लोप से बहेगी तो ऑब्वियसली रिवर इज़ वेरी वेरी फास्ट, तो उस पर चक्का चलाना तो बहुत ईजी है जब बहुत तेज़ पानी बह रहा है। तो दैट्स व्हाई इनका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। बट वो बना नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली हिमालय में आप जाके डैम बनाना इट्स अ वेरी टफ थिंग। सो राइट डाउन टोटल, इसमें आप लिख लीजिए इंडिया ने आज तक वहाँ पे 100 मेगावाट इंडिया हैज़ मेड cumulatively almost 100 megawatt of hydroelectric projects over there. जब आप पेपर देंगे तो उसको अपडेट कर दीजिएगा, एक डैम और आ रहा है तो 200 मेगावाट हो जाएगा। ये 100 मेगावाट, ये इतना इंडिया ने बना दिया है। दिस इज़ नथिंग, मतलब 100 मेगावाट में तो कुछ नहीं चलेगा। और हमारा प्लान था 2030 तक हम 10 गीगावाट इंडिया को भेज देंगे बिजली बना के। तो इमेजिन कर सकते हो 10 गीगावाट मतलब 10,000, तो उसका 1% टोटल हम बना दें अभी तक। तो इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि कम होता है, होता ही नहीं है। राइट, तो इसका जो सोल्यूशन मिला, इसी में सोल्यूशन लिख लेते हैं। आपको नाम लिखना है तो बस एक बहुत फेमस नाम है, क्या स्पेलिंग थी इसकी? हाँ, ये पहले भी लिखा है शायद कभी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बाकी तो शायद 20-30 ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जो हैंगिंग पे हैं। इसको हो गए ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं इसको। बना दिया था तब कुछ नहीं हुआ इसमें। लिखा हुआ है ऐसे। हाँ, मतलब TT बन गई हमारी, TT और MOU सब साइन कर लिया था, तभी साइन कर लिया था 96 में। सो 28 साल हो गए इसको, कुछ नहीं किया हमने। बट भूटान के साथ उल्टा, भूटान के साथ भी हैव एनर्जी सरप्लस। भूटान में हमने सक्सेसफुली वी हैव इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स।
ये तो भूटान के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ अ पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन, कि वो भी उससे हम बिजली ले रहे हैं और हम बांग्लादेश को बिजली दे देते हैं भूटान से बना के। नेपाल के साथ हम ऐसा नहीं कर पाए। सो इसके सोल्यूशंस में लिख लीजिए, नाउ गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड HIT, Highway Information Gateway and Transmission Lines. Highway Information Gateways and Transmission Lines. Highway Information Gateway and Transmission Lines. Smaller hydro projects, joint investment, smaller hydro projects, joint investments, and focusing on timely delivery of projects. And focusing on timely delivery of projects. The next, ये सबसे बड़ा इशू आजकल आ गया है, वी हैव नाउ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेपाल। टेरिटोरियल डिस्प्यूट से तो डर लगता है, अगर ज़मीन का ही लफड़ा हो गया तो रिश्ते नहीं बनते कभी। दैट्स वाई हमें ज़्यादा चाइना और रशिया का डर नहीं लगता, बिकॉज चाइना एंड रशिया नॉट पार्टनर्स। वो दोस्त कुछ नहीं है, पार्टनर्स अलायंस सब ये कुछ भी नहीं है। वो दे हैव अ वेरी लार्ज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, और भी उनके हिस्टोरिकल डिफरेंसेस आर देयर। जैसे चाइना और जापान की लड़ाई वो करती थी, वैसे चाइना और रशिया की भी लड़ाई हुई हैं, तो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस आर देयर। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो रिश्ते बनेंगे नहीं कभी। अभी दोनों साथ इसलिए क्योंकि बाकी की दुनिया उनके अगेंस्ट है, सो दे हैव नो अदर चॉइस बाय शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर। वो वाली बात हो गई ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ भी अलायंस बना रखी है, तो जब कुछ नहीं होता तो करना पड़ता है, वरना वो कोई अलायंस नहीं है उनकी। वो हमारे साथ भी हो रहा है। नाउ वी हैव अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेपाल। कल हमने लिखा था काला पानी वाला, सुस्ता इज माइनर थिंग। काला पानी स्ट्रैटेजिक इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू पासेज एंड ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। यहाँ से चाइना कैन ऑल्सो एंटर इनटू इंडिया, और यहाँ पे उत्तराखंड के पासेज आर देयर, वेरी वेरी नियर बाय पासेज। हमने पहले ही बोला है, जो भी पासेज के पास रहेगा, जो पासेज पे ज़्यादा अच्छी ग्रिप रखेगा, माउंटेन वॉरफेयर में ही हैज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रैटेजिक एक एडवांटेज मिलता है उसको। सो ये तो हम कभी नहीं देते, फिर देंगे भी नहीं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसने अपने मैप में भी डाल दिया, स्टिल इंडियन आर्मी फोर्सेज आर ओवर डिप्लॉयड ओवर देयर। बट फिर ये फिर कंटेंशन हो जाता है। तो 2020 में 21 में जो इनका ये वाला KP शर्मा ओली था, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही हैव एक्सप्लिसिटली शोन कालापाली एंड दिस लिपुलेक इनसाइड द नेपाली टेरिटरी। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला। फिर शायद उनके नोट में या करेंसी में कहीं मैप होता है, तो उसने अगले साल करेंसी में भी कालापानी और लिपुलेक को एक्सप्लिसिटली नेपाली टेरिटरी का पार्ट बता दिया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दिस इंडिया नेपाल रिलेशन कंप्लीटली डीप डाउन। तो एक ज़बरदस्त हमारा लो हिट हुआ था, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस किया। यूनिलैटरली आप कैसे एक एरिया जिस पे थोड़ा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कैसे कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया मतलब वो चेंज नहीं करेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड करेंगे नहीं दोबारा इसके लिए, तो उन्होंने यूनिलैटरली उसको अपना पार्ट बता दिया। सो ये अब एक बहुत कंटेंशियस इशू हो चुका है हमारे लिए। डिस्प्यूट तो पहले से था, 1816 की ट्रीटी है, डिस्प्यूट हमेशा से रहा है इस पे, लेकिन अमेंडमेंट करके वो बता रहे हैं कि वो उसका टेरिटरी हो चुका है। बाकी सुस्ता इज ऑल्सो देयर, वो ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के पास बहुत ज़मीन पड़ी है। बट दिस इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुस्ता आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सुस्ता पे भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज देयर, बिकॉज उसका कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, ले लो कोई दिक्कत नहीं हमको, ले जाओ भाई, हमारे पास बहुत ज़मीन पड़ी है, कोई फ़र्क थोड़ी है। अच्छा, ये काला पानी वो इसलिए कर रहे हैं, डीप स्टेट तो बेकार की बात है, सभी चाइनीज प्रेशर से हो रहा है। वहाँ पे कम्युनिस्ट की ग्रिप बढ़ती चली जा रही है। KP शर्मा ओली को कम्युनिस्ट लोग पैसा दे रहे थे, तो इसलिए उनको पुश मिल रहा है पाकिस्तान चाइना से। बांग्लादेश के साथ भी किया था ना एग्रीमेंट, ऐसे एनक्लेव्स थे जो हमारे उनके वहाँ पे।
नहीं इनके साथ, अरे नेपाल के साथ एनक्लेव बॉर्डर उसका करने की कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे नेपाली लोग यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो करेंसी भी लेते हैं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। बस ये है कि हम अपनी आर्मी वहाँ पे भेजते हैं। अब नेपाली टेरिटरी में इंडियन आर्मी थोड़ी डिप्लॉय कर सकते हैं, बस उतनी दिक्कत है। वरना एनक्लेव एक्सचेंज, हम लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट करें, उन सबका तो कोई सेंस ही नहीं है। फ़र्क थोड़ी इंडिया नेपाल में, कोई लोग भी एक्सचेंज होते हैं, सब एक्सचेंज होते हैं वहाँ, कोई सरहद ही नहीं है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। इसमें तो दिक्कत ये है बिकॉज इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड ओवर देयर। और इसमें का सोल्यूशन भी वही है, हम ये भी बोल सकते हैं आपको लेना आप ले लीजिए, बट ये होगा कि इट विल बी परमानेंटली गिवन टू लीज टू इंडिया और इंडियन आर्मी विल बी डिप्लॉयड ओवर देयर परपेचुअली। अगर उनको लेना है तो हमने पहले भी प्रपोज किया था, एंड इन गुजरात डॉक्ट्रिन एक्सप्लिसिटली वी कैन राइट दिस थिंग, इफ नेपाल वांट्स तो इंडिया कैन गिव दिस टेरिटरी टू नेपाल, बट वो परपेचुअल हमेशा के लिए इट शुड बी गिवन टू लीज टू इंडिया। हमको भाड़े पे मिलेगा, उसमें इंडियन आर्मी विल बी डिप्लॉयड बिकॉज दिस इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ये एक बड़ा कंटेंशियस इशू है। सो राइट डाउन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ट्रायंगुलर ट्राइजंक्शन of Kala Pani is a disputed territory between the countries. Territory between the countries disputed territory between the countries। आज से बड़ा धीरे बोल रहे हैं। 1962 के बाद से ही इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड ओवर देयर, क्योंकि 1962 से पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वी विल हैविंग अ आर्मी स्टैंडिंग अगेंस्ट द चाइना। हम तो हथियार भेजने को भी तैयार, हम तो सब कुछ करने को तैयार थे। 62 के बाद से हमने जितनी भी चाइनीज बॉर्डर है सब पे आर्मी लगा दी थी, तो 62 से ही इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड ओवर है। और ये जब से आज़ाद हुए तब से डिस्प्यूटेड है। 1947 से दिस एरिया इज डिस्प्यूटेड। सो इसको लिख लीजिए, फ्रॉम 1962 इंडियन आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड इन कालापानी एरिया। This is strategically important for us. लिखना है। This is strategically important for us because it provides access to Himalayan passes. Because it provides access to Himalayan passes. अब वो तो पहले लिख लिया था, ट्रीटी ऑफ सगौली इज देयर, महाकाली नदी है, महाकाली नदी की ट्रिब्यूटरी शिफ्ट करती हैं, और फिर वो सब तो पहले लिख लिया था। इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन 2020-21 गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, हाँ इसी में 2020-21 2020-21 में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन to include Kalapani area inside their territory, which is extremely concerning for India. देन इसी में इसका सोल्यूशन लिख लीजिए नीचे, गोइंग बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, India can accept
Kalapani area as the Nepali territory. Nepali territory. As long as Nepal permanently leases out Kalapani, as long as Nepal permanently leases out Kalapani to India, for our security purposes. For our security purposes. और अगला जो इशू है वो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. नाम है इसका फ्रेंडशिप, दुश्मनी ज़्यादा हो रही है इस ट्रीटी से. 1950 वो इसकी चैलेंजेस पहले लिख लिए थे. ट्रीटी इज़ वेरी अनफेयर और उसका साइन करने वाले जो डिग्निटरीज हैं दे वर आल्सो डिफरेंट पोजीशंस के थे. तो इसकी दिक्कतें तो पहले लिख ली थी, सीधा सोल्यूशन लिखते हैं. इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950. इंडिया शुड बी, इसका सोल्यूशन सीधा, इंडिया शुड बी ओपन फॉर इट्स रिवीजन. इंडिया शुड बी ओपन फॉर इट्स रिवीजन. रिवीजन मतलब अमेंडमेंट में. एंड इफ नीडेड इवन एब्रोगेशन. If needed, even abrogation. Abrogation मतलब cancellation, उसका पूरा ख़त्म ही कर देना. Because if needed, even abrogation, because first point, treaty is already violated multiple number of times by Nepal. Treaty is already violated multiple number of times by Nepal. Then second point, it provides a reason to carry out anti-India activities in Nepal. It provides a reason to carry out anti-India activities in Nepal. And third point, it supports the idea of big brother behavior of India. The next point, Nepal itself want to have treaty of peace and friendship, a revised treaty. ये वाली treaty नहीं चाहिए उसको. Nepal itself wants a revised treaty of peace and friendship. Nepal itself wants a revised treaty of peace and friendship because it cannot absorb excess Nepali labor working in India. Because it cannot absorb excess Nepali labor working in India.
नेपाली लेबर वर्किंग इन इंडिया। रेमिटेंसेस जाते तो इनको फिर दिक्कत क्या है इससे? किसको? नेपाल को रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस जाते हैं ना, जब नेपाली वर्कर यहाँ काम करते हैं मिलते हैं उनको, रेमिटेंसेस नेपाल को। हाँ मिलता है। हाँ। तो फिर इनको इससे दिक्कत क्या है? कनाडा से नेपाली लेबर वर्कर नहीं, अगर हम कह रहे हैं अगर टीटी हमने टीटी बंद कर दी या टीटी खत्म हो गई, तो टीटी की वजह से ही तो उनको नेशनल ट्रीटमेंट मिल रही है कि नेपाली लोग इंडिया में काम कर पाएंगे। फिर हम हटा देंगे, सारे नेपाली लोगों को वापस भेज देंगे, तो वो लोग फिर नेपाल में दोबारा काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक बायोलेटरल ग्रुप बना था, इसके लिए 2 बार बायोलेटरल ग्रुप बने हैं कि इंडिया हैव एक्सेप्टेड कि हम इसको रिवाइज करेंगे, बट फिर वो उसकी न्यूज़ आनी बंद हो जाती है। बस एक बार ऐसे आता है कि एक दोनों के बायोलेटरल ग्रुप बना दिया कि वी आर रिवाइजिंग द ट्रीटी, फिर कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद से। तो यहाँ भी चेंज हो जाती है, वहाँ भी चेंज हो जाती है, तो उस पर फिर लिखने को मतलब ही नहीं, कुछ पेपर भी नहीं आया आज तक दोनों का। देन नेक्स्ट क्राइसिस, ये सबसे खतरनाक था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ नेपाल एंड एलिज्ड इंडियन इंटरफेरेंस। थोड़ा शब्द संभाल के इस्तेमाल करें, हम नहीं बोल रहे इंडिया ने इंटरफेयर किया, वो लोग बोल रहे इंडिया ने इंटरफेयर किया। IR सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स में थोड़े से वर्ड्स कैलकुलेटिवली यूज़ करें, हर कुछ भी मत लिखना। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में लोग प्रॉपर डेटा के साथ सपोर्ट करके नहीं लिखते, बस ऐसे लिख देते हैं सब कुछ। इंडिया मस्त कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त होती है, इंडिया में कल ही सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन आ जाने वाला है, इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप फैक्ट के साथ सपोर्ट कीजिए। 2% ट्रेड है, ग्लोबल वैल्यू चेन में कहाँ से इंटीग्रेट होगा इंडिया? तो फिर उसमें पॉइंट्स नहीं मिलते बिना आप सब्सटैंशिएट करें, अगर नेता की तरह बातें करेंगे। IR में जैसे कभी कभी तो इन्होंने खुद भी लिखा है, 1 साल पेपर में इन्होंने लिख दिया था, क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस, डज हाउ मच इंडिया सपोर्ट या हाउ मच इंडिया इज वर्किंग एज क्वाड इन अ मिलिट्री अलायंस। कभी आज तक इंडिया में किसी ने नहीं बोला कि क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस। एक्सप्लिसिटली हम बोलते हैं कि क्वाड एक रीजनल कोऑपरेशन भी नहीं, तो बस एक डायलॉग मैकेनिज्म है, तो कोई ग्रुप भी नहीं बना अभी तक। 4 लोग आके बात करते हैं जस्ट फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल अपलिफ्टमेंट और साइंस एंड टेक और बाकी चीज़ों में। मिलिट्री वाला तो कभी जोड़ा ही नहीं हमने क्वाड के साथ। तो फिर ऐसी चीज़ें मत लिखना कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है। हम मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करते, वो तो हमारा हमेशा से वो चीज़ रहा है, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को नहीं ज्वाइन करते। अब मिलिट्री अलायंस बोलोगे हम भाग जाएंगे वहाँ से। और इसीलिए ये ऐसे लिखना, हमने नहीं इंटरफेयर किया, नेपाली लोगों ने बोला कि हमने इंटरफेयर किया है। सो ये इसके बाद तो फिर रिलेशन बहुत खराब हो गए थे। दिस हैपेंड इन 2014-15। तो हुआ क्या, उनका 6ठी बार कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब उनका 6th कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर और पूरा इनका डेमोक्रेसी आ गई और ये रिपब्लिक बन गई है। रिपब्लिक पता है ना आप लोगों को क्या होता है? यार वो भी अगर फिर तो मार खाओगे। क्या होता है रिपब्लिक? कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है रिजर्व नहीं होता किसी के लिए भी, सारे पब्लिक ऑफिस ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये जब रिपब्लिक बने और इनका जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वो आया, सो हुआ क्या, उसमें जो मदेशीज थे, मदेशीज वो तराई एरिया वाले, यूपी बिहार के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, उन लोगों को मदेशी बोलते हैं। तो वो जो मदेशी थे वो गाय चराने वाले होते हैं, जनरली पैस्चर्स होते हैं वो। तो वो मदेशियों को एक तो उनका बहुत सारे लिमिटेशंस है उन पे, बिकॉज जितने भी एलिट्स हैं वो पहाड़ी हैं, तो ऑब्वियसली वो उसमें कल्चरल डिफरेंसेस होता है, वो चाहते हैं हमारा आदमी आगे बढ़े। सो उन्होंने पहली बात तो उनका रिप्रेजेंटेशन ही कम कर दिया, दोनों अपर हाउसेज लोअर हाउसेज में। अपर हाउस लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, तो बाद में रोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उस हिसाब से होगा जिससे पहाड़ी लोग बोलेंगे। फिर सेकंड थिंग जो इन्होंने करी, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में और गवर्नमेंट पोजीशंस में जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अपॉइंटमेंट में इन लोगों को, पहाड़ी लोगों को। फिर थर्ड चीज़ उन्होंने बोला कि नेचुरलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, और कि नेचुरलाइजेशन से आप सिटीजनशिप लोगे। नेचुरलाइजेशन मतलब मैं यहाँ 15 साल रहा इंडिया में तो मेरे को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, वो स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। इनहेरिटेंस, फिर अगर नेचुरलाइजेशन से किसी का बच्चा हो रहा है तो उस बच्चे को जो राइट्स मिलेंगे वो भी लिमिटेड दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, आप पब्लिक ऑफिस के लिए नहीं रन कर सकते, आप ज़मीनें नहीं खरीद सकते। ऐसे 3-4 बहुत सीरियस उन्होंने वो कर दिए। अब इसमें हमको दिक्कत ये हो रही है बिकॉज अक्रॉस द बॉर्डर शादी करते हैं ना, अगर किसी नेपाली लड़की ने यहाँ के यूपी बिहार में कहीं शादी कर ली तो उसके बच्चे को फिर गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, बहुत सारे लिमिटेशंस है। नेचुरलाइजेशन का टाइम ही डबल कर दिया कि उस बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी, उसके पापा को सिटीजनशिप मिलेगी, उसमें उसका शायद 12 या 15 साल लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जब 18 का होगा तब तो उसको सिटीजनशिप भी ना मिले, और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी नहीं कर सकता। फिर लैंड होल्ड करने का वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया उन्होंने।
और उसमें तो प्रॉपर अक्रॉस द बॉर्डर शादियाँ होती हैं बहुत, मतलब जब इधर उधर मूव कर सकते हैं तो एक प्रॉपर कम्युनिटी है, वो फ़र्क नहीं करते कि वो इंडिया के साइड से ही नेपाल के साइड से है। तो उसमें दैट वाज वेरी वेरी अगेंस्ट दिस इंडियन सेंटिमेंट्स। और यूपी और वो तो फिर हम अपने लोकल लोगों को सपोर्ट करेंगे कि इससे तो फिर हमारे लोकल लोगों को दिक्कत होगी। और अभी भी बहुत लोगों ने शादी कर रखी है वहाँ पे, शादी करते ही रहते हैं इससे उधर, तो उनके जो बच्चे होंगे फिर तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उनका नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस ही डबल कर दिया, 24 साल लग रहे हैं सिटीजनशिप ही मिलने में। तो फिर उसके बाद हमने ब्लॉक कर दिया पूरा हमने नेपाल बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, ट्रक व्रक लगा के, ट्रॉलीज लगा के, और फिर उनका सारा 11 या 12 महीने तक ब्लॉकेट वाज देयर, पता नहीं मेरे को 11 था या शायद 18 महीने तक, काफ़ी लंबा ब्लॉकेट किया हमने। तो उनका फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। उनका फॉरेन एक्सचेंज भी तो हम ही से आता है, हमारे थ्रू तो करेंगे सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उनके फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, उनका पेट्रोल सारा खत्म हो गया, केरोसिन वेरोसिन, उनका फूड इन्फ्लेशन वाज देयर, भूखमरी आ गई बिल्कुल वहाँ पे। हम उस लेवल तक ले गए कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। उन्होंने अपना कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके, ऐसे 6 प्रोविजंस थे उसमें, 6 तो क्या ही करोगे जान के, यही सारे थे, सारे दे वर वेरी बायस्ड अगेंस्ट मधेशीज, तो उन्होंने सारे प्रोविजंस हटाए उसमें से। फिर उस जब करने के बाद 2016 में मोदी जी गए, फिर उन्होंने वो माला वाला जोक मारा देन उसके बाद 2016 में नेपाल गॉट दिस रियलाइजेशन कि वी हैव टू हैव अ सेकंड ऑप्शंस, वी कैन नॉट रिलाई इंडिया ऐसे यूनिलैटरली। द लेवल ऑफ आर engagement भी नहीं, द लेवल ऑफ आर रिक्वायरमेंट, लेवल ऑफ आर डिपेंडेंस ऑन इंडिया सो मच कि इंडिया कैन इवन प्रेशराइज अस टू चेंज आर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दैट्स अ कंप्लीट थ्रेट टू आर सोवरेनिटी, आ कंप्लीट थ्रेट टू आर डेमोक्रेसी कि आप जो है इंडिया सो उस दिन नेपाली पीपल हैव दिस रियलाइजेशन कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स चाइना। अगर आप एक ही पे डिपेंडेंट रहोगे तो ये तो मतलब दे हैव सच लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, सच लेवल ऑफ लीवरेज फॉर अस, ये कुछ भी कर रहे हैं हमारे साथ। उस दिन के बाद फिर नेपाली जो है चाइना गए, चाइनी नेपाल आए, दे हैव साइन BRI, अगले साल उन्होंने BRI साइन कर लिया। उससे पहले वी वर वेरी अगेंस्ट, कोई BRI साइन नहीं करेगा। BRI इज दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये एक सुपर मैसिव इनिशिएटिव है चाइना का कि वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाह रहा है, एशिया को साउथ एशिया को, ईस्ट एशिया को सेंट्रल एशिया से, देन इवेंचुअली टू यूरोप, और पानी के थ्रू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को भी थ्रू यूरोप। उसका कोई वो नहीं है, पूरा स्ट्रैटेजिक है, उसको पूरा कनेक्टिविटी बना के चाइनीज स्टेट बढ़ाना है, हर किसी के साथ चाइनीज स्टेट बढ़ाएगा वो, फिर इंश्योर करेगा कि पूरी मार्केट कैप्चर कर ले वो दुनिया की। एंड सेकेंड, ये बनाने में बहुत खर्चा होता है, तो जो गरीब देश होते हैं ईस्टर्न यूरोप के, सेंट्रल एशिया के, वो इंश्योर करता है इतना मैं डेट दे दूँ इनको कि कल कोई डेट रिपे ना कर पाएँ, डेट नहीं रिपे करेंगे मैं इनकी ज़मीनें ले लूँगा। ये पूरा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, ये कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में और दिस थिंग ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कर चुका है, इतना डेट दे चुका है कि सामने वाला रिपे नहीं कर सकता उसको, बस वो वेट कर रहा है किसी दिन वो डिफॉल्ट मानना स्टार्ट करे, वो ज़मीनें ले लेगा। वो क्लॉजेज में लिखता है कि लोगों के होता है क्लॉजेज में, इफ़ यू आर अनएबल टू पे द डेट तो आप ऐसे कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है मैं आपका ज़मीन ले रहा हूँ, ये उसका अलग ही वो है। और एक्चुअली क्लॉजेज में उसके कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग में मैं आपकी ज़मीन ले लूँगा, कोस्टल की ज़मीन ले लूँगा मैं आपकी, फिर कल मैं यहाँ पे अपने पोर्ट बनाऊँगा, अपनी मिलिट्री लगा दूंगा। सो BRI में वी वर वेरी अगेंस्ट, हम किसी भी अपने पड़ोसियों को BRI साइन नहीं करने देंगे। नेपाल हैव साइन BRI इस हाँ ऐसी लीज पे लिया है कि उतना डेट था, वो डेट रिपे नहीं कर पाए, तो 99 सालों के लिए उन्होंने लीज पे ले लिया वो। अभी हम्बनटोटा से 200 किलोमीटर दूर मैंने उसका नाम भूल गया, केस एक नाम है, वो एक और लेने वाले हैं अगले साल, उसको भी 2 पोर्ट लीज पे लेंगे वो। सो उसके बाद नेपाल हैव साइन BRI इन 2017, और उसके बाद नेपाल में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अभी जो है चाइनीज और इंडियन इन्वेस्टमेंट बराबर होने वाली है बिल्कुल। बाकी जो पहाड़ी लोग हैं उनका कोई रिलेशन नहीं हमारे कल्चरल रिलेशन के साथ, इंडिया के साथ, जो उत्तराखंड में और हिमाचल में पहाड़ी लोग हैं उनके साथ नहीं वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी हैं वो तो फिर कुमाऊनी गढ़वाली अलग है, हिमाचली पहाड़ी वो बिल्कुल ही अलग है। हिमाचली पहाड़ी में तो बहुत सारे ट्राइबल भी हैं, नेपाल के अलग है, वो बिल्कुल अलग है। तो उसमें हुआ क्या, फिर उसके बाद फिर उन्होंने नेपाल को इतने ज़बरदस्त उन्होंने प्रपोज किया कि हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बना देंगे, हाईवे बना देंगे, रोड भी बना देंगे। उन्होंने सिंपली बोला हम काठमांडू को तिब्बत से जोड़ेंगे, और इवेंचुअली तिब्बत में तो हम बना ही रहे हैं, 6 लेन हाईवे बना रहे हैं हम तिब्बत में, हम रेलवे बना रहे हैं तिब्बत में, देन इवेंचुअली यू विल गेट एक्सेस टू साउथ चाइना सी। और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी कितना बन गया मेरे को आइडिया नहीं, बट ये बहुत इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि काठमांडू से एक रेलवे भी बना रहे हैं वो, और एक ऑल वेदर ट्रांसनेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बना रहा है कि उसमें पता नहीं वाटरवे भी है, उसमें शायद एक ब्रिज भी है, उसमें रोडवेज भी हैं,
पूरा हिमालय को चीरते हुए, पूरा तिब्बत को चीरते हुए। और फिर उससे देन नेपाल इज यूजिंग चाइना एज अ लीवरेज, और वो इसके बाद हुआ जब हमने ये कर दिया उसके साथ। दिस वाज ऑल टाइम लो ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन, कि इस लेवल तक कर दिया कि उसने अगले साल जाके BRI साइन कर दिया। BRI साइन हो गया, फिर टॉक बंद हो गई थी इंडिया नेपाल के बीच में, बिकॉज वी तो हम एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट है। BRI तो इंडियन टेरिटरीज होता हुआ जा रहा है, वो इंडियन डिस्प्यूटेड POK से जा रहा था। हमने एक्सप्लिसिटली बोला कोई BRI साइन नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था हमने। फिर इसके बाद से वी हैव दिस इशू, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ऐसे हाई हैंडेडली नेपाल को ट्रीट करेंगे तो फिर नेपाल तो फिर चाइनीज़ ही जाएगा पूरी तरह। जब उसके बाद अभी शायद ऑलमोस्ट $5 बिलियन का इसका ये पूरा ट्रांसनेशनल हाईवे बना रहे हैं वो। एक नेक्स्ट ईयर जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन इंडियन इन्वेस्टमेंट इन नेपाल। वो हो गया तो फिर वो होगा कि वी आर नॉट द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और वी आर नॉट द हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI टू नेपाल, तो एक वो पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। बट लकीली ट्रेड हमी से होता है, अभी भी सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमी से होता है, बिकॉज टपोग्राफी हमें सपोर्ट कर रही है। क्योंकि तिब्बत और उससे जाने में खर्चा बहुत आ रहा है, तो उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई है। हमारा ट्रेड इज ऑलमोस्ट $11 बिलियन, उनका ट्रेड $800 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। सो आर ट्रेड इज ऑलमोस्ट 11-12 टाइम्स द ट्रेड दैट चाइना इज हैविंग विद नेपाल, बट इन्वेस्टमेंट नेपाल के ज़्यादा होने वाले हैं विद कंपेयर टू चाइना। सो इसको लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ नेपाल एंड इंडियाज रोल ओवर देयर। तो बहुत बड़ी कहानी, हाँ यही वाला क्या है लिखा गया, तो बहुत बड़ी कहानी है, छोटा सा लिख लेते हैं इसमें। इन 2015 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वॉज प्रपोज्ड। which was biased against Madheshis. ब्रैकेट में लिख देना पैस्चर कम्युनिटी ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर। मधेशीज के ब्रैकेट में पैस्चर कम्युनिटी, भेड़ चराने वाले। पैस्चर कम्युनिटी along इंडिया नेपाल बॉर्डर्स। इस पे ये लोग जोक भी बहुत बनाते हैं। ये एक तो बिहार, यूपी बिहार में दिस सेक्स रेशियो इज़ वेरी पुअर, बहुत वैसे ही बहुत ख़राब है। और उसके अलावा जैसे कि नेपाली लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, तो अब आप ऐसे करोगे तो हम शादी कहाँ करेंगे इस हाँ मतलब एक्चुअली वो बिहार की और यूपी वाले तो नहीं, बिहार के जो CM है ये जाके दिल्ली में बोलते हैं हमारे लड़के शादी कहाँ करेंगे बॉर्डर वाले, नेपाली लड़कियों से तो करेंगे हम, तो आप इसको ठीक करवाइए। इस पर तो फिल्में बनी हैं कि नेपाली लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, वो नेपाल में जाके शादी कर रहे हैं, तो फिर आप अगर ऐसे वो बना दोगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, हम शादी कहाँ करेंगे हमारे लड़के यहाँ। ये तो कंसर्न है नेपाल बिहारियों के लिए। हाँ, सो हम लिख क्या रहे थे, नेपाली लड़कियों की बात करने लगे। हाँ, बायस्ड अगेंस्ट मधेशीज एज 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं बस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ तराई कम्युनिटीज वॉज रिड्यूस्ड कंपेयर टू देयर प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन। Representation of Tarai population was reduced compared to their proportional population. Compared to their proportional population in both the houses. सरप्राइजिंगली इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने। नेपाली लोगों को समझ कैसे आता है वोट किसे डालना है,
हमारे तो सिंपल है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अपर हाउस इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोअर हाउसेस में जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा, इतना सब समझते हैं। दे हैव लिस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल सिस्टम, 50% फॉर द पोस्ट सिस्टम है फर्स्ट, फिर 50% इसमें वो भी है, लिस्ट सिस्टम भी है। और अपर हाउसेस में भी इसमें कुछ हद तक इनडायरेक्ट इलेक्शन है और कुछ हद तक इसमें रेफरेंडम तो नहीं, कॉमन डायरेक्ट इलेक्शंस भी हैं। और वो डायरेक्ट इलेक्शन वो वाले होते हैं जो रशिया में होते थे, उसको क्या बोलते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, वो क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। मतलब आप वो प्रायोरिटीज में देंगे कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फिर जिसके आखिरी वाले आते हैं उसके नेक्स्ट वोट जो है उससे ऊपर वाले को चले जाते हैं। प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, ये नेपालियों को समझ कैसे आता है ऐसे वोट डालने, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इनका वोटिंग सिस्टम। उनको समझ ही नहीं आएगा तो बहुत ईजी है कैसे भी मैनिपुलेट करना चीज़ों को। हाँ हाँ, इसलिए बना रखा उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड। और उनको तो समझ भी नहीं आया मधेशियों को कि इनमें उनका नुकसान हो रहा है। हमने बताया है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखा उन्होंने। हमने तो बहुत सिंपल रखा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये रिक्शा वाला भी समझ जाएगा। नेपालियों को पता नहीं कहाँ से समझ आ रहा है ये। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये वाला बाय प्रायोरिटी वोटिंग सिस्टम जो होता है वो रखा है नेपालियों ने, वो भी 50% है, बाकी 50% उसमें वो है लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट सिस्टम जो इसराइल में होता है, लिस्ट सिस्टम में आप ऐसे वोट डालोगे, जैसे मेरे को 20% मिला, आपको 30% मिला, तो 30% रिप्रेजेंटेटिव आपके होंगे, 20% मेरे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान जीत जाएगा कोई। अब पता नहीं उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखा है उन्होंने। देन इसी में नेक्स्ट पॉइंट, और क्या मधेशियों के लिए नुकसान है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। Citizenship by naturalization have been made more difficult and specific rights have been denied to children. Specific rights have been denied to children. Have been denied to children born to Nepali women marrying foreigner. Born to Nepali women marrying foreigner. यहाँ पे फॉरेनर बिहारी लड़के हैं। हाँ तो यार बिहारी तो फॉरेनर है उनके लिए। Then इसमें next point, there are restrictions for Tarai population for some constitutional positions. Constitutional positions. बस इससे ज़्यादा तो क्या करोगे, टोटल 6 ऐसे इश्यूज थे उसमें। फिर देन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, as a consequence of this, there was an informal border blockade between India and Nepal. There is informal border blockade between India and Nepal that led to extremely high inflation and food shortages. Inflation and food shortages. Extremely high inflation and food shortages.
Nepali government was forced to rectify the constitution to include concerns of Tarai population. To include concerns of Tarai population. Then उसके बाद next point से as a consequence of this, India-Nepal relation nosedived. India-Nepal relation nosedived. And Nepal realized need to forge stronger relations with China. Stronger relation with China. And India lost its goodwill in Nepal. India lost its goodwill in Nepal. And its image as a big brother bully. Got further credence. और credential मिले उस चीज को. Credence. उसके बाद से नेपाल शिफ्टेड टू चाइना. तब से, उससे पहले इतना नहीं था. उसके बाद से तो दे हैव इंश्योर्ड कि दे आर वेरी वेरी गुड इन ट्रांसमिट, सभी में अच्छे में थे. तो बिजली बनाने में, ट्रांसमिशन लाइंस में, ऑप्टिकल फाइबर्स में, ब्रॉडबैंड हमने बनाया, ऑप्टिकल फाइबर अब उसको चाइना दे रहा है. और अभी डैम में उतना नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अब डैम भी चाइना बनाएगा वहाँ पे. हम बना नहीं पा रहे हैं तो वही बनाएगा. इसके बाद से शुरू हुआ. दिस हैपेंड इन 2015-16 में जब मोदी जी गए थे तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया. उसके बाद से सब बदल गया. देन राइट डाउन नेक्स्ट इशू. ये बहुत बड़ा लिख दिया हमने. आप इसमें से, ये तो नोट्स में तो इलेबोरेट ही होना चाहिए. इसके बाद आप पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिकली लिखेगा. आखिरी में एक बार कर लेंगे आंसर राइटिंग इसकी कैसे करनी है. IR के आंसर राइटिंग इज वेरी सिंपल. द नेक्स्ट इशू इज चाइनाज वार्मिंग रिलेशन विद नेपाल. अब थ्रू आउट नेपाली पॉपुलेशन, उनके एलिट, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप में देर इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट. टू सम एक्सटेंट उनकी कॉमन आबादी में भी दे हैव दिस एंटी इंडिया सेंटिमेंट. पसंद नहीं करते इंडियन लोगों को बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, जो सारा कुछ हुआ है. और वहाँ पे तो फिर प्रॉपरली बताया जाएगा ना, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आपके घर में खाना नहीं आ रहा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ बिकॉज यूपी बिहार की बॉर्डर सीज हो रखी है और वो इंडिया वालों ने सीज कर दी. उसके बाद से एकदम इसको क्रेडेंशियल्स मिल गए कि इंडिया जो है कंप्लीट बुली है. तो वहाँ की कॉमन पॉपुलेशन भी इंडिया को पसंद नहीं करती. पॉलिटिकल एलीट तो बहुत वो बात है, कॉमन लोगों, ग्रास रूट लेवल पे भी देयर इज एन सेंटिमेंट कि इंडिया इज़ अ बिग बुली वाली चीज़ है पूरी. और वो इसके बाद से तो प्रॉपर स्टैब्लिश ही हो गया कि 11 महीने तक हाई इन्फ्लेशन था. देयर वाज न्यूज़ कि ये पेट्रोल लेने के लिए भी देयर वाज अ लाइन ऑफ 4 किलोमीटर्स. पेट्रोल भी वो बोतलों में मिलता था, उतना पेट्रोल ही नहीं कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल रखें. पेट्रोल आएगा इंडिया से ना, हम ही नहीं देंगे, फिर कहाँ से कुछ कर पाएंगे वो. उसके बाद से फिर पूरा एस्टैब्लिश हो चुका है, इवन ग्रास रूट लेवल तक वो जा चुका है. हमको पसंद नहीं करते वो लोग. बट शादियाँ अभी भी हो रही हैं.
Then write down Chinese warming relations. In 2019, 40% of new FDI of Nepal is coming from China. %40 of new FDI is coming from China. It's just matter of time, Chinese investment बढ़ जाएगी इंडिया से, तो हम लार्जेस्ट इन्वेस्टर नहीं रहेंगे फिर नेपाल में. Then second, now China and Nepal have a comprehensive strategic partnership cooperation. Strategic partnership cooperation. Strategic comprehensive partnership cooperation. There is no ऐसे स्टैंडर्ड बुकिश डेफिनेशन की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है. बस दो लोगों के बीच मित्रता जब बहुत घनिष्ठ हो जाती है, मल्टीपल एरियाज ऑफ ऑपरेशन आते हैं और कोई बोलता है कि एक मेरी फॉरेन पॉलिसी में इसका एक स्पेसिफिक रोल है, हम हमेशा विल हैव अ वेरी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन दिस स्पेसिफिक कंट्री, तो उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोलते हैं. ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्या है. हर कंट्री के 20-30 होते हैं, हमारे तो मोर देन 40 स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आते हैं. जब किसी के साथ वी वांट कि हमारा कंप्लीट जो अलाइनमेंट है, हमारा जो नेशनल और इसका नेशनल इंटरेस्ट और हमारे एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट हमारा मैच करता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोल देते हैं. देन नेक्स्ट कनेक्टिविटी में, वही चाइना और नेपाल में कनेक्टिविटी में क्या हो रहा है. कनेक्टिविटी इन 2017 Nepal formally joined Belt and Road Initiative of China. Nepal formally joined Belt and Road Initiative of China. Now in South Asia, only Bhutan is a country that is not a part of Belt and Road Initiative. बाकी सबने ज्वाइन कर लिया है. वो that's a very worrisome condition for us कि अब हर जगह चाइनीज कनेक्टिविटी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज गोइंग थ्रू. अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो ट्रैप ही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा वो. उनको दे हैव गिवन नेपाल ऑलमोस्ट टू अ ट्यून ऑफ $5 or $6 billion ऑफ डेट. $5 billion नेपाली लोग कभी वापस ही नहीं कर सकते, वो उनकी डोमेस्टिक डेट से ज़्यादा है. इट्स ऑलमोस्ट 150% ऑफ टाइम्स ऑफ देयर GDP. तो इतना किसी को तुम डेट दे दोगे वो वापस ही नहीं कर सकता वो तो फिर दैट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर अस. भूटान को हमने रोक रखा है. एंड सिमिलरली द कंडीशन वाज विद मालदीव्स के साथ भी. मालदीव्स का भी दे ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर डेट दे आर ओनिंग टू चाइना. इतना उन्होंने अपने बैंकों से नहीं ले रखा कर्जा जितना चाइना को दे दिया उन्होंने. हाँ, बांग्लादेश में द थिंग इज कि अभी ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, शेख हसीना की खैर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. बस वहाँ पे एक ये जो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ इस्लामिक स्टेट जो वहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं, जो हार्डकोर इस्लामिक पीपल है वहाँ पे, तो फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग, पता नहीं क्यों उनका था कि दिस चाइनीज प्रेसिडेंट शुड आल्सो बी देयर टू चेक इंडियाज थिंग, कि ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिया के साथ ही उनके रिलेशंस हो. और भी शेख हसीना का भी, हाँ वही तो उनका था कि चाइनीज प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पे. और शेख हसीना गवर्नमेंट का भी था कि BRI साइन करें. और जो बहुत स्ट्रेटेजिक पोस्ट है बांग्लादेश के बाद, पोर्ट से तो बड़ा अलग ही प्यार है चाइना को, सारे पोर्ट लेने उसको, तो पोर्ट जो है उन्होंने लीज पे दे दिए थे चाइना को. एंड इवेंचुअली वो BRI का पार्ट बन गए थे. तब USA के डीप स्टेट को, USA का डीप स्टेट वॉज कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था BRI कैसे ज्वाइन किया इन्होंने. तो देयर आर सेइंग पीपल सेइंग, और मोस्ट प्रोबेबली ये सच्ची है कि जो ये रिवोल्ट हुए हैं, जितने भी दंगे हुए हैं, दे आर प्रोपेल्ड बाय USA के डीप स्टेट ने. वो इसलिए हुआ क्योंकि चाइनीज फुटस्टेप बढ़ते चले जा रहे थे. शेख हसीना गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी प्रो चाइना. और ये इसलिए हुआ कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ का जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप है वो नहीं चाह रहा था कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने ज़्यादा घनिष्ठ हो जाए. इंडिया बांग्लादेश रिलेशन वाज गोइंग थ्रू गोल्डन फेज. उससे बेटर रिलेशन हमने कभी नहीं देखे किसी पड़ोसी के साथ. वो बहुत खुश थे. वो सरकारी हटा दी उन्होंने, सरकारी डीप स्टेट ने हटाई. वो तो प्रॉपर्ली ऐसे दंगे कराने इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतनी पावरफुल गवर्नमेंट हो. कोई मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बैठी है उसके आप दंगे करा ही नहीं सकते. तो दंगे हुए तो दैट्स बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरफेरेंस वाज देयर.
और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ता जा रहा था। अब जो नई गवर्नमेंट आई है ये तो और प्रो चाइना होने वाली है जैसे लग रहा है, ये तो पूरा BRI साइन करेंगे अब। क्या फ़ायदा हुआ भाई उनको ये नहीं, उनको कभी ये US वाले जो लोग होते हैं किसी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स समझते नहीं ढंग से, इनको कभी नहीं समझ आता अफगानिस्तान में क्या किसके कैसे डील करना है। वो आके वो एक होता है माई वे और हाईवे की तरह सबको मारना शुरू करते हैं। वो भी मतलब लास्ट फेज में किया है अपने टर्म के बाइडेन ने। नहीं बाइडन का नहीं, डीप स्टेट तो हमेशा रहता है ना। सरकार तो 5 साल चलेगी हट जाएगी, डीप स्टेट वाला थोड़ी हट रहा है। अरे डीप स्टेट मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, स्पेसिफिकली CIA में, CIA और पेंटागन में वहाँ लोग हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं वहाँ, और उनका जो कंट्रोल है, उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी जो पावर है वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं काम करने के लिए। सरकार तो आ जाएगी कल चली जाएगी, वो 20 साल से बैठा है वहाँ पे। तो उन्होंने हटाया, उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया कि बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आए, और उनको समझ भी नहीं आता कि कैसे लीड करना है। हुआ क्या, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ गई। मोस्ट प्रोबेबली कभी स्टेबल गवर्नमेंट पता नहीं बनेगी भी कि नहीं बनेगी। अभी इस्लामिक स्टेट बहुत स्ट्रांग होने वाला है इनका, पता नहीं चला इस्लामिक स्टेट ने कैप्चर कर लिया, थोड़ा मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ। और कुछ नहीं होगा तो चाइना कैप्चर कर लेने वाला है। चाइना फिर इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। US वाले कभी किसी की कोर पॉलिटिक्स को समझते ही नहीं है, उनको अपनी कोर पॉलिटिक्स नहीं समझ आती, दूसरों की कैसे समझेंगे वो। सो राइट डाउन। और ये इस तरह के चैलेंजेस, अगर डेमोक्रेसी हो तो खुला दरवाजा है, कोई भी आके छेड़खानी कर सकता है। चाइना में नो वन कैन डू नथिंग। आप प्रोपेगेंडा फैलाओगे कैसे, सब तो कंट्रोल कर रखा है चाइना ने। आदमी सुनेगा क्या, आदमी देखेगा क्या, आदमी सोचेगा क्या, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। तो US का डीप स्टेट कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। आपके पास ओपन डेमोक्रेसी होगी और वेरी वल्नरेबल। आप SMS को या किसी तरह आप डाल सकते हो, आप इस चीज़ों को डाल सकते हो। डेमोक्रेसी एक तरह की वल्नरेबिलिटी भी ओपन करता है कि इस तरह का फॉरेन इन्फ्लुएंस इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत आसान होता है किसी के लिए भी कर पाना, जिसके पास पावर है, पावर इन्फ्लुएंस पैसा है, और इस तरह के सोशल जाइंट्स हैं आजकल। तो प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत ईजी काम है आजकल। सो अगर आपके पास खुले दरवाजे हैं तो आपके घर में कोई भी छेड़खानी कर सकता है। लोग ऐसे दीवारें बना के बैठा है चाइना रशिया, आप चाइना रशिया में प्रोपेगेंडाज नहीं फॉलो कर सकते, तो वहाँ के स्टेट को कोई दिक्कत नहीं होती। शी जिनपिंग को कभी ऐसे उठा नहीं पाएगा कोई। वो तो इंटरनल वहाँ पे डायनेमिक्स अच्छे नहीं चल रहे तो हटेगा, अगर शी जिनपिंग हटेगा तो, वरना उसको कोई नहीं हटा सकता। पुतिन का तो लग भी नहीं रहा कभी हटेगा ये तो मरेगा, मेरे को लग रहा है सीधा ऑफिस में मरेगा ये किसी दिन। अगले 20 साल और रहने वाला है ये। हाँ मार ही रहा है वो सबको। हाँ तो क्या लिखा, BRI वाला लिखा था ना। नेक्स्ट पॉइंट, China is developing trans-Himalayan railway connectivity. China is developing trans-Himalayan railway connectivity. Trans-Himalayan railway connectivity connecting Kathmandu with Tibet. With an investment of $3 billion. With an investment of $3 billion. यहीं पे फ़र्क आ जाता है हमारे चाइना के बीच में। $3 बिलियन की हम अपनी सड़क नहीं बना पाते, देयर इज नो चांस हमारे पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं हम बगल में इतना कुछ कर पाएँ। चाइना हैव एक्सट्रीमली डीप पॉकेट्स, उसका पैसे की इतने बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कितना उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैं भूल गया, 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स का है, मतलब इतना बड़ा तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। ही हैज़ इन्फिनिट पॉकेट्स, वो कितना भी पैसा दे सकता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वो भी है, उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। इतना तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना तो हम अपनी सड़कें नहीं बना पा रहे। हमने जो उनको दिया था दैट इज़ $100 मिलियन नेपाली प्रोडक्शन डेवलपमेंट कनेक्टिविटी के लिए। 100 मिलियन, $3 बिलियन। देन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, China and Nepal have signed all-weather road connectivity China and Nepal have signed all-weather road connectivity from Kathmandu to Tibet, from Kathmandu to Tibet
under its Trans-Himalayan multimodal कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यही नाम है इसका, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ऑल वेदर रोड बनाने का क्लेम कर रहा है। दैट्स अ वेरी बिग क्लेम। पहाड़ों में आप ऑल वेदर रोड बना पा रहे हो। हमारे तो श्रीनगर के हाईवे 6 महीने खुलते हैं बस। ट्रांस हिमालयन मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। चाइना का इंटरेस्ट क्या है नेपाल में? वाई चाइना इज डूइंग ऑल दिस थिंग? एक तो वही है टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, वो तो बहुत बड़ा है। और उसके अलावा तिब्बत, तिब्बत का क्या? नहीं तिब्बत को क्यों कनेक्ट करेगा वो? हाँ ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चाइना का कल को कैप्चर भी कर लेगा। और जो पहाड़ी आप कह रहे थे, नेपाल के पहाड़ी लोग हैं, दे हैव देयर एथनिक कनेक्टिविटी टू तिब्बती पॉपुलेशन। जो वहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, दे आर द सेम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन दैट इज इन तिब्बत। तो अगर उन्होंने उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन रखा और कल को पीपल टू पीपल टाइज बेटर हुए, तो ये जो तिब्बत में एक्टिविज्म हो रहा है, जो तिब्बत में जो सिसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, तो वो सोच रहे हैं उसको इस तरह काबू कर लें वो, या वो ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो तिब्बती रेफ्यूजीज नेपाल जा रहे हैं वो वहाँ पे तिब्बत एक्टिविज्म ना करें। ये 3 इंटरेस्ट हैं चाइना के वहाँ। मेजरली तो वही है, उसको नेपाल को कैप्चर करना है और टू इंश्योर करना है एरिया का, इंडिया का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का। वो उसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, छोटा सा लिखना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन नेपाल। फर्स्ट टू contain India's sphere of influence. Contain India's natural sphere of influence. Check Tibet activism in Nepal. ये सारी समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे पास नेपाल के साथ, वो ये उसके सोल्यूशन हैं। एक जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं, ये आप सभी साउथ एशियन रीजन्स के लिए लिख सकते हैं। जनरल सोल्यूशन फॉर नेपाल, वही जो सारी हमने बातें करी। सबसे पहले तो हैंड्स ऑफ पॉलिसी कम करनी है। ऐसे ऑफ हैंड हम किसी को डील कर रहे हैं, इतनी दादागिरी नहीं, ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी किसी के साथ। तो रिड्यूस हैंड्स ऑफ पॉलिसी विद नेपाल। हैंड्स ऑफ पॉलिसी, हैंड्स ऑफ मतलब ऐसे जो हम विदाउट एनी प्रोटोकॉल या फिर इस तरह का बुलिश सा एग्रेसिव हमारा फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है नेपाल के साथ। Reduce hands off policy with Nepal and ensure non-interference and a respectful cooperative relations with Nepal.
इज्जत देनी पड़ेगी। रिस्पेक्टफुल कोऑपरेटिव रिलेशंस विद नेपाल। The next is priority based project implementation। ये हर साउथ एशियन कंट्री के लिए है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। Then next point, have to be generous with Nepal। Have to be generous with Nepal to check big brother syndrome। By following Gujarat doctrine। By following Gujarat doctrine। अब सर एक्टिवेट हुए हैं, आज तो ख़त्म ही हुए क्लास। द नेक्स्ट, हैव हेल्दी बायलैटरल डायलॉग विद नेपाल। बायलैटरल डायलॉग विद नेपाल। Next, respecting sovereignty, political autonomy। Respecting sovereignty, political autonomy of Nepal। Respecting sovereignty and political autonomy of Nepal to rebuild a trustful relation। To rebuild a trustful relation। Next, India should utilize all institutional mechanisms via multilateral forums to serve their common interest। यार एक बार उसको बुला लो, बंदी हो गई वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो होती है देखने लायक, दिखता है जो लिखा हुआ होता है सब, तब तो रुकना चाहिए ना फिर। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? नेपाल को चाहिए फुल इज्जत। सभी को चाहिए यार फुल इज्जत। कई लोग बोला और कौन सी क्लास? ऑप्शनल अभी शुरू किया क्या? जब तो होता है फिर कहाँ जाते हो ऑप्शनल के लिए? तो ऑनलाइन कहाँ से? हाँ तो शुरू हो गया, वो तो बहुत बाद में होगा ना यार। तो अभी तो पॉलिटिकल थ्योरी व्योरी चल रही है, बहुत टाइम लगता होगा। कितना 5-6 महीने ले रहे होंगे पढ़ाने में?
पूरा PSIR कंप्लीट करने में? 5 महीने। PSIR पड़ा है। बाकी लोगों का हो गया ऑप्शनल तैयार? मेरा पर क्यों हंस रहा था फिर तू? तो आपको अभी देना है ना? तो उसको भी तो अभी देना है। बाकी उसको भी तो अभी देना है। ये बैठा सब बता रही हूँ मैं इस दिल मतलब साफ नहीं नहीं, ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करना दूसरों के प्रिपरेशन में। मैं बता देती हूँ मैं लगता है मैं भारत हूँ। तुम्हारा क्या ऑप्शनल है? पाकिस्तान में। तुम्हारा ऑप्शनल? वो तो हो जाता है। इसकी बात पता नहीं लगता सर आपको? क्लास भी पढ़ पढ़ के दिमाग चल गया इसका। तुमने यही पढ़ा क्या बैचलर्स में फिलोसफी? अच्छा, सस्ता ऑप्शनल लगा तो ले लिया। बैचलर्स में फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स किया क्या? कहाँ से? DU। सर आपने क्या किया? मैं कुछ भी नहीं किया। अभी तो यूपीएससी कैसे कर रहे हो? अभी कैसे आपके 2 इंटरव्यू हो गए? ये सब किसने बोला? सर ने ना मैसेज भेजा था उसका ग्रुप पे मैंने पढ़ा था। सब प्रोपागेंडा आ जाएंगे। थोड़ा पता है अपने बारे में। क्या करोगे जान के? बीए करी है, बीकॉम करी है, बीएससी करी है, ऑनर्स करी है, करा क्या है? मैंने बीटेक किया IIT दिल्ली से। हाँ। मेरा मैथ्स ऑप्शनल है। IIT। लगता है पॉलिटिकल सर के बेस्ट फ्रेंड। उनका भी मैथ्स ऑप्शनल है क्या? तुम होंगे ना, आधे इंजीनियर हो गए तुम में से? कोई इंजीनियर नहीं है क्या? अरे यार बेकार लोग हो तुम। मैं इंजीनियर हूँ बस यहाँ। सर सिविल इंजीनियर प्रोफेसर। अच्छा, NIT श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर से हैं वो हैं क्या अभी कि चले गए? अच्छा, वो फैकल्टी होंगे ना? अच्छा अच्छा, वो हैं क्या? तो हो गया तुम्हारा फिलोसफी। ऑप्शनल कर लेना यार, ऑप्शनल में टाइम लगता है। तुम्हारे पास तो क्या है? तुम्हारा क्या था? सोशल। वो तो जल्दी हो जाता है यार वो सब तो। मजा आया। हाँ पेपर टू पहले पढ़ा क्योंकि सर उसमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ा नहीं इंडियन है तो हाँ, वही तुम्हारे तो उसमें वो भी कम, बहुत लिमिटेड ही हैं। इनको पढ़ने बहुत सारे। 4 या 5 चीज हाँ। मेजर है बाकी तो सर यशिका को भी साइकोलॉजी पढ़ना पूरा पढ़ना है मतलब? साइकोलॉजी तुम दोनों का, तुम्हारा तो फिलोसफी है ना? क्लास के बाद मिल लेना उससे तुम। मैथ्स सोचा तो ऑप्शनल लेने का। मैथ्स? मेरे बैकग्राउंड मतलब BSc मैथ्स से कर रही हूँ ग्रेजुएशन। यार तुमने फिर ग्रेजुएशन वाले क्यों नहीं लग रहे तुम लोगों ने? कौन सलाह देता है तुम लोगों को ये सब? सर ने बोला कि मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते नहीं है तो वो रहता है। किसने बोल दिया ये? क्या बात कर रहे हो यार? सर मेरे को मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। पॉलिटिकल साइंस से हाँ, ग्रेजुएशन में ढंग से पढ़ा नहीं था मैंने। फिजिक्स ऑप्शनल तो बहुत इजी है। तब बहुत इजी यार। ग्रेजुएशन से काफी मिलता जुलता था मैथ्स ऑप्शनल में, मैंने देखा था। मतलब जो हमारी बुक्स थी वही उसमें। मैथ्स ऑप्शनली बहुत इजी है, वो थोड़ा बड़ा है। फिजिक्स से तो 3 गुना बड़ा है मैथ्स। यार जो पढ़ा होता है वही ले लेना चाहिए। मैंने तो वही लिया है। तुमको आयर नहीं आता? यार था नहीं ना ऑनर्स में। तो क्या लिया? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा? बस थ्योरीज थी वही। चुप रहना। यार 6 महीने में अपने ऑप्शनल कर लेना यार। ऑप्शनल तुमको तो अटेम्प्ट ही देना है, तो 6 महीने तो तुम फिल्म्स पढ़ोगे। लाइब्रेरी से नहीं पढ़ना हाँ, फिर तुम फिल्म्स पढ़ो यार। बाद में जो हो ना हो, फिल्म क्लियर करने की प्रायोरिटी रखना। छोटे-छोटे नोट्स बनाना ताकि जब प्री के बाद जल्दी हो हाँ हाँ हाँ। जा नंबर बना ले सबके सामने ब्राउज में आएंगे। बना रहा जो वीडियो लेक्चर है वो भी इंटरफेरेंस नहीं। सर जब वो करता है तो आपको बायलैटरल पंचशील का फॉलो करे, पंचशील। बायलैटरल रिलेशन। आप सामाजिक तत्व आंटी एंटी सोशल एलिमेंट। आंटी आपका क्या है ऑप्शनल? सोशल एंथ्रोपोलॉजी शुरू कर दिया। बड़े बड़े ऑप्शन ले रखे हैं सबने। आपका भी तुम्हारा क्या ज्योग्राफी है? हो गया आपका? अभी तो मैंने शुरू किया करना है सब। क्यों? तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो, तुम्हें कब देना है? तो बहुत सा। फोटो लगता है क्यों? क्योंकि
excited. तुम कॉलेज में ही हो क्या अभी? कौन सा साल चल रहा है? अच्छा फाइनल ईयर है, उतने छोटे थोड़ी है फिर, मुझे लगा अभी कॉलेज में आए हो। हो गया भैया? हाँ क्या लिख रहे थे? मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही कभी। India should utilize all institutional mechanisms. हाँ ऑल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू सर्व देयर, उसके आगे नहीं लिखा था क्या? Via multilateral forums common to serve their common. टू सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट। लाइक बताइए कौन कौन से मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जिसमें इंडिया नेपाल है? सार्क इज देयर, बिम्स्टेक है, BBIN इज देयर, ये पढ़ेंगे आगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक कनेक्टिविटी इनिशिएटिव था। हुआ कुछ नहीं इसमें, इनिशिएटिव था। कुछ नहीं मिल रहा था तो यही कर लिए। फिर और भी हमारे पास, ध्यान से सोचिए, नैम में भी बोथ आर मेंबर्स एंड देयर इज सेसिक भी है। ये सब पढ़ेंगे आगे, अभी बस इनके नाम लिख लीजिए। SASEC। BBIN क्या बताया था? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ये 4 पड़ोसी लोग। फिर बाकी तो वही कॉमन, इंडिया शुड फोस्टर इट्स पीपल टू पीपल रिलेशंस, कल्चरल टाइज, India should फोस्टर people to people relation, cultural ties, then उसके बाद connectivity, capacity development of Nepali population, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ नेपाली पॉपुलेशन। नहीं उनके वहाँ जो नेपाल में रहते हैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करेंगे ना, कि वो सशक्त हो पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ नेपाली पॉपुलेशन एंड इंडिया नीड टू डिवाइस न्यू मैकेनिज्म्स needs to डिवाइस, हाँ डिवाइस मतलब निकालने पड़ेंगे खुद के पी से। इंडिया नीड टू डिवाइस न्यू मैकेनिज्म्स टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड फंड्स इन नेपाल, implement projects and provide funds in Nepal to counter Chinese BRI. To counter Chinese BRI. ये हमारा सभी के साथ रहेगा। अब इसने BRI साइन कर दिया तो अब नाउ वी आर कम्पीटिंग अगेंस्ट चाइना फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट और गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। अब हमको नहीं देगा वो, अब फाइनली थोड़े दिनों में वो कहेगा कि ओपन बिडिंग शुड बी देयर। ओपन बिडिंग में वी कैन नॉट बीट चाइना, कर ही नहीं सकते। सो हमको किसी तरह के नए मैकेनिज्म्स ये वो निकालने पड़ेंगे। आगे देखेंगे, हमने छोटे मोटे कुछ बनाए हैं और चाइनीज़ BRI के आगे तो कैसे ही कोई टिकेगा, बट वी हैव डिवाइस सम मैकेनिज्म्स, क्योंकि थोड़े दिनों में होने वाला है। वी विल बिडिंग अगेंस्ट चाइना इन नेपाल। चाइना के सामने क्या बिडिंग कर सकते हैं हम? एक तो उसके पास इन्फिनिट पॉकेट्स आ दे, वो कुछ भी वो ब्लैंक चेक देता है वो सीधा, एंड उसकी कैपेसिटी, उसकी कॉम्पिटेंस और उसके लेवल के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर बाकी फिर आप वो सब लिख सकते हो, रोटी बेटी का रिश्ता इज देयर, वी हैव कल्चरल कनेक्ट, ये कनेक्ट वो कनेक्ट, बिल्कुल एक जैसे हैं, ओपन बॉर्डर एवरीथिंग, वो सब हमने पहले लिख दिया था। ये सब आप कंक्लूजन में इस तरह की चीज़ें लिखोगे, फाइनल कंक्लूजन में करें कि आर ये सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्ट कैन बी शोन एज इन दिस रोटी बेटी का रिश्ता और ये सब। तो ये फ्रेज लाइन मारने के लिए होते हैं सारे वर्ड्स। देन नेक्स्ट इज नेपाल खत्म हो गया। नेक्स्ट पड़ोसी इज आर बांग्लादेश। नेबरहुड वी आर डूइंग इन डिटेल, बाकी सब तो फटाफट हो जाएगा। बाकी तो ग्लोबल पावर्स में टाइम लगेगा बस। सर ये टोटल कितने में हो जाएगा? देखते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं इसको। कितना 3 हफ्ते लगेगा टोटल, शायद 3-4 हफ्ते मैक्सिमम। सेक्रेटरी में
इतना ही टाइम? चलो मिला नहीं नहीं, 3-4 हफ्ते से, 3-4 ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी होगा। 2 महीने हाँ। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी बॉर्डर है? 400 हाँ, वी हैव अ बॉर्डर ऑफ 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश एंड इट इज़ सेमी परमिएबल, पूरी फेंसिंग भी नहीं है, पूरी खुली भी नहीं है। सो मतलब पीपल आर कमिंग, देयर आर रिलेशंस, इसमें भी शादियाँ अक्रॉस द बॉर्डर्स, रिलेशंस अक्रॉस द बॉर्डर्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर देयर। शुरुआत तो वहीं से करेंगे। महत्व, बांग्लादेश का क्या महत्व है? बताइए, अब तो आप लोग बता सकते हैं सारा। वाई बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? हाँ, वो आप किसी के साथ भी मार दो। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए वेरी गुड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए वी हैव दिस वेरी स्मॉल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो जो चिकन नेक कॉरिडोर है, उसको अगर काउंटर करना है तो हम बांग्लादेश के थ्रू वी कैन इंश्योर कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो बे ऑफ बंगाल में एक्सेस देता है ना त्रिपुरा से, छोटा सा कैनाल चिट्टा भवन उसके बीच में से निकलता है, तो उसमें इतना मतलब क्या ही है फिर? सी एक्सेस में जाएगा इंडिया से। किस नॉर्थ ईस्ट को ना? हाँ, वही मतलब कनेक्टिविटी, वही या तो मेनलैंड इंडिया की कनेक्टिविटी या नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिंग विद मैरीटाइम ओशंस। हाँ ठीक है। और सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी? लीडर वाला साउथ, मतलब चाइना जो वो दंगे, हाँ, मतलब टू इंश्योर कि इंडिया का वो तो है कि साउथ एशिया में सबके साथ हमारे रिश्ते होंगे, तभी हम एक रीजनल लीडर बूस्ट कर सकते हैं। डन। चाइना कंट्रोल करने के लिए इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, लीगल माइग्रेशन, वहाँ लीगल नहीं होता कुछ, सारे इलीगली आ रहे हैं सब बांग्लादेश से। इलीगल इमिग्रेशन इज हैपनिंग, वो चेक करने के लिए। और तो फटाफट बता दो यार तो सारे। हाँ, वाटर क्या? वो ले रहे हैं। और बताओ क्या जरूरत है बांग्लादेश की? बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ वी हैव टू पिक अप वन सिंगल कंट्री दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साउथ एशिया, दैट इज बांग्लादेश। स्ट्रैटेजिक क्या? कल्चरल टाइप की स्ट्रेटजी पर रिसोर्सेज के लिए रिसोर्स तो क्या ही होंगे कि वो मतलब पाकिस्तान और चाइना से दूर रहे थोड़ा। हाँ, वही मतलब टू इंश्योर कि एक उसमें इंडिया प्रेजेंस इज देयर और चाइनीज प्रेजेंस को हम रेगुलेट करें। ठीक है। और सब ड्रग को काउंटर डर नहीं आता, बांग्लादेश से नहीं आता, म्यांमार से आता है। मार को काउंटर करने के लिए तो बांग्लादेश और म्यांमार को कोई रिश्ता ही नहीं है। सर ट्रेड, ट्रेड क्या? हमारे तो टेक्सटाइल्स पीपल, वी हैव ट्रेड, डिसेंट ट्रेड है हमारे साथ। तो हम नहीं जी रहे ना बांग्लादेश से ट्रेड बांग्लादेश भी नहीं जी रहा आजकल तो हमारे ट्रेड से। वी हैव ट्रेड रिलेशन, वैसे ऐसा नहीं कि वी आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट अपॉन दैट। पीपल टू पीपल कनेक्ट वी हैव। हमारे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, फॉरेनर ही हैं यार बांग्लादेशी। सो जो मैक्सिमम फॉरेनर्स दैट इंडिया इज रिसीविंग, जो टूरिज्म या हेल्थ से आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, या फिर उनके रिश्ते हैं, नहीं बिना बुलाए फॉरेनर थोड़ी है, उसको थोड़ी गिन रहे हो। या फिर जो हेल्थ के लिए आते हैं, या फिर लोगों से मिलने आते हैं, उनकी पार्टीशन के बाद रिश्तेदार यहाँ पे रह गए, और या फिर कोई टूरिज्म के लिए आ रहा है, तो मैक्सिमम वी आर गेटिंग फ्रॉम बांग्लादेश। नेपाली भूटानी को जोड़ते नहीं, बिकॉज उनके लिए तो हमने खुली सरहदें रखी हैं, तो वो हमारा फॉरेनर नहीं है नेपाली। और बताइए और क्या ज़रूरत है? फॉरेस्ट का भी कुछ रीजन हो सकता है। किसका? सुबह का जरूरत नहीं है सर। फॉरेस्ट का? अरे बोलो, डर क्यों रहे हो? मतलब वहाँ पर ग्रीन, मतलब वाइल्ड लाइफ वगैरह है ना, अरे इतना डर क्यों रहे हो? सजा थोड़ी मिलेगी गलत बोल दिया तो। हाँ है, वाइल्ड लाइफ है, यहाँ भी है। अब ऐसे बोल सकते हो ना कि हम काफ़ी सारे इकोलॉजिकल एरियाज हम शेयर करते हैं। पूरा सुंदरबन हम शेयर कर रहे हैं, पूरा वो डेल्टा जो एरिया है, पूरा डेल्टा हम शेयर करते हैं। हाँ, क्या करा यार तुम लोगों ने, निराश किया। देखो सबसे पहले तो वही जो बोला, किसी के साथ इतनी बड़ी बॉर्डर मिलती है तो देन वी हैव टू हैव रिलेशंस विद देम। इतनी बड़ी सरहद है तो बॉर्डर मैनेजमेंट तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी। कहीं भी बॉर्डर है तो इलीगल काम तो होते ही हैं सारे। अब जैसे यहाँ पे वी हैव ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग देश से आ रहे हैं तो वही नहीं, यहाँ से लड़कियों को वहाँ भेजा जाता है, उठा के वहाँ भेज देते हैं, है ना, तो वो दैट इज इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन इज हैपनिंग
देन यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है, जैसे गाय गाय यहाँ पे बहुत सस्ती है, वहाँ पे गाय महंगी है, तो लोग आर्बिट्रेज कर रहे हैं, यहाँ से गाय उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ से गाय उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, इलीगल कैटल स्मगलिंग इज हैपनिंग। एंड देन उसके बाद द वेरी सीरियस इशू दैट वी हैव इज अरे भूल गया नहीं साइबर क्राइम नहीं, इतना साइबर क्राइम नहीं, दिस थिंग इलीगल इमिग्रेशन भी हो रहा था, और रेडिकलाइजेशन इज वेरी वेरी सीरियस थिंग, पूरा वेस्ट बंगाल बॉर्डर में दिस रेडिकलाइजेशन इज हैपनिंग। और सेकेंड, हाँ मतलब डेमोग्राफिक चेंज भी बोल सकते हो आप। एंड इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, पहले तो बांग्लादेश से लोग आते थे, अब म्यांमार से लोग बांग्लादेश आ रहे हैं, बांग्लादेश से फिर रोहिंग्या इंडिया में आ रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि दे हैव अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब भी इसे इलीगल इमिग्रेशन होता है तो वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वहाँ तो सीधे वो लड़ाई करने पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पहले खुद के राइट्स नहीं है, उसमें इतने डिफरेंट ट्राइबल फाइटिंग विद ईच अदर। अब आप किसी दूसरे देश से बंगाली बोलने वाले दूसरे रिलीजन का आदमी वहाँ पर सेटल हो रहा है, वो भी मिलियंस में आ रहे हैं, तब तो उनको पूरा खतरा लगता है, मैं पूरा ट्रैवल मेरा पूरा ही हट जाएगा। बंगाली वैसी आसामी एंड बंगाली इज वेरी क्लोज, तो उनको लगता है कि कल कोई आसामी डोमिनेट कर देंगे, त्रिपुरा में भी सेम विल बी डूइंग इन मेघालय, मैं माइनॉरिटी में आ जाऊंगा। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट त्रिपुरा में माइनॉरिटी बन गए हैं। जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें त्रिपुरी जो एक कौन सा ट्राइब है, चूरू ट्राइब है, एक और ट्राइब है, वो माइनॉरिटी बन गए अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इतने इलीगल इमिग्रेशन हैज हैपेंड। सो वहाँ पे फिर सीधा इंसर्जेंसी हो रही है। सो इंसर्जेंसी कंट्रोल करना इज रिलेटेड टू हाउ आर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज मेंटेन्ड एंड हाउ गुड वी रिलेशन गुड ऑफ अ रिलेशन वी आर हैविंग बांग्लादेश। 2016 के बाद से सडनली इंसर्जेंसी में ड्रिप आया है। आपने पढ़ा होगा त्रिपुरा से हट चुकी है, आर्मी त्रिपुरा में नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन तो हो रहा है लेकिन हिंसा नहीं हो रही। अभी जो आर्मी है हमारी थोड़ा सा असम में, थोड़ा सा मणिपुर नागालैंड अभी भी पूरे फ्लेम्स में, वो तो पूरा जल रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के थोड़े से 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में है। अरे बॉर्डर पे तो होगी, हाँ। अरे पहले आर्मी अंदर डिप्लॉयड होती थी, लॉ एंड ऑर्डर आर्मी देखती थी। नॉर्थ ईस्ट में लड़ाई हो रही है, इंसर्जेंसीज है नॉर्थ ईस्ट में, सो अभी एस्पायर लगा रहता था। हाँ, सिसेशनिस्ट तो नहीं बोलते उनको, वो हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी में, सिसेशनिस्ट नहीं हो। सो जो ये पूरा त्रिपुरा में हमने सिक्योरिटी अपरेटस सब ठीक कर दिया, पुलिस सब देख लेती है सब, तो दैट इज प्राइमरीली बिकॉज हमारी बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे हो गए, प्राइमरी उसी कारण से हुआ है। यूएन ने इंसर्जेंसी की क्या, अरे वो हर अल्फ़ाबेट से बना रखे उन्होंने, ए से लेकर जेड तक हर अल्फ़ाबेट के उनके पास, राइट। एंड उसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बांग्लादेश इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्री इन साउथ एशिया। बांग्लादेश का ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री इज़ वेरी गुड। सो हम बांग्लादेश के साथ अगर अच्छा ट्रेड रखेंगे सो वी कैन इनडायरेक्टली हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। एंड अनदर वेरी थिंग, उसकी स्ट्रैटेजी पोजीशन, उसकी पोजीशन इज लाइक कि दैट इज़ अ गेटवे फॉर इंडिया टू एंटरिंग इनटू साउथ ईस्ट एशिया। अब तो म्यांमार में कहीं फ्लक्स हो गया, लेकिन वाटरवेज के थ्रू फ्रॉम बांग्लादेश पोर्ट्स वी कैन इंश्योर आर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड साउथ ईस्ट एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अंडमान में मुश्किल होता है ना यार, आप अंडमान में पूरा पोर्ट हार्बर ये वो सब बनाना, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स करना इज डिफिकल्ट। अब तो बना रहे हैं, उसमें भी इतनी लड़ाई हो रही है। वो चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स आर वेरी वेरी लार्ज पोर्ट, वो कांडला जितने बड़े पोर्ट बना के बैठे हैं। सो फॉर एंटरिंग इनटू साउथ ईस्ट एशिया, फॉर हैविंग डीप रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे उन्होंने बोला, वी हैव टू हैव आवर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन। सुंदरबंस वी आर शेयरिंग सुंदरबंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, हमारा पूरा डेल्टा वी आर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड बे ऑफ बंगाल इज वेरी रिच इन एवरी काइंड ऑफ मरीन रिसोर्सेज। मछलियाँ तो हमें नहीं चाहिए, बाकी की जो भी मरीन रिसोर्सेज हैं बे ऑफ बंगाल में, वी नीड टू हैव कोऑपरेशन विद बांग्लादेश। बांग्लादेश का साइंस एंड टेक इज़ वेरी गुड, वो हमसे आगे है। बांग्लादेश इज़ वेरी गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर वेरी गुड इन ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वहाँ बेटर है, उनका एफडीआई हमसे ज़्यादा आता है। कल को चाइना में अगर लड़ाई होगी और ये टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किसी और देश में जाएंगे तो देर आर चांसेस क्या, दे आर मूविंग मोर इन बांग्लादेश कंपेयर टू इंडिया। बांग्लादेश इज़ बेटर। अब तो अलग चीज़ हो गई ना, अब तो सिविल वॉर हो गई, तो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करना। Vietnam and Bangladesh, they are more preferred foreign investment for textiles, for pharmaceuticals, and even for electronics compared to India. अब तो खैर बांग्लादेश वाले इंस्टेबिलिटी आ गई, बट वियतनाम स्टिल अभी हमसे बेटर है। सो ग्लोबल वैल्यू चेन में एंटर करने के लिए भी हमको वी हैव टू हैव रिलेशंस विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो बहुत बहुत हर तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली वो बड़ा है, तो साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग हमारे बांग्लादेश के साथ ही होती है, बाकी तो सारे देश ही छोटे हैं। पाकिस्तान, नेपाल के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना तो साउथ एशिया में नहीं गिनेंगे, वो ज़्यादा ही बड़ा है।
सो बांग्लादेश के साथ वी हैव लार्जेस्ट ट्रेडिंग एग्रीमेंट इन कंप्लीट साउथ एशिया। साउथ एशिया में आपको पता होगा FTA है, साउथ एशिया में पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है। हाँ, बहुत पहले साइन कर दिया था, उसके बाद भी ट्रेड नहीं कर रहे हम। FTA मतलब हम कस्टम ड्यूटी नहीं रेस करते एक दूसरे के अगेंस्ट। आप सेम प्राइस जो यहाँ पे सेम प्राइस में आप बांग्लादेश में बेच सकते हो, उसके बाद भी हार्डली 4% ट्रेड हो रहा है हमारा पूरा साग का। इंडिया बांग्लादेश का तो उतना भी नहीं हो रहा। एंड इश्यूज जो उसमें है वही वहाँ पे ये दिस थिंग जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अभी भी हैं, वे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर। और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कभी नहीं चाहता इंडिया के साथ किसी रिलेशंस बने, वो पता नहीं एंटी इंडिया हमेशा से रहे हैं। कहीं वो सऊदी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आर ऑल्सो एंटी इंडिया, सऊदी के हमेशा से इंडिया के साथ गुड रिलेशंस रहते हैं, बट वो पता नहीं उनके जो ये कहाँ पे जेद्दा में बैठते हैं वो लोग, जेद्दा वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता इंडिया कभी। एंड सिमिलरली फॉर UAE ऑल्सो, UAE वाले वहाँ बैठते हैं, अबू धाबी से थोड़ा सा दूर कहीं बैठते हैं वो लोग, उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड बांग्लादेश वाले भी सिमिलरली, तो वो तो पूरा रेडिकलाइजेशन ये वो सब कुछ कर रहे हैं वो। पार्टीशन के टाइम से हाँ मतलब फिर भी मतलब पार्टीशन के बाद इनकी अवामी लीग फिर भी थोड़ी ठीक थी। कहने को तो अवामी लीग भी इनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ही बनी है, बट उनका तो फिर भी एक बैलेंस अप्रोच रहा है। बट इनका दे ऑलवेज वांट कि इंडिया के साथ कभी रिलेशन ना हो, तो उसमें हमें बैलेंस करने में दिक्कत आती है। लकीली ये जीत गई थी शेख हसीना, शी इज़ रूलिंग फ्रॉम 2008 शायद 8 या 9 से रूल कर रही है। शी इज़ रूलिंग फॉर ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए, 15 साल 16 साल से कर रही है वो। एंड फिर वही उसका इधर उधर हुआ, इस्लामिक स्टेट ने उसको हटा दिया विद द सपोर्ट ऑफ USA। तब से हमारे रिलेशन बांग्लादेश इज़ वेरी पुअर। अब तो उनके स्टैचूज को भी तोड़ रहे हैं। हाँ सब तोड़ रहे हैं, उसके पापा के भी सब तोड़ रहे हैं वो। जिसकी वजह से कंट्री बना उसी को। प्रोपेगेंडा इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। आप किसी की इमेज कभी भी चेंज हो जा रही है उससे। रेडिकलाइज कर देना उनको। कंप्लीट रेडिकलाइजेशन इज देयर। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स पे भी कंप्लीट रेडिकलाइजेशन, वहाँ तो डेमोग्राफी चेंज हो गई, वेस्ट बंगाल में भी, मेघालय में भी, एंड पूरा त्रिपुरा में भी इतना ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन इज हैपनिंग। बांग्लादेश ज़्यादा है वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश बॉर्डर वाले, सिर्फ बॉर्डर में, पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं है। उनके किसी मिनिस्टर ने मैप अपलोड किया था कि बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट Include इंडिया के करके स्टेट्स को दिखाया था। इंक्लूड कर लेंगे, ये कर देंगे, फिर हटा दिया जब इंडिया ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया अच्छा ये अभी हुआ है कि ये कुछ दिनों पहले। तो ये वाली तो ये गवर्नमेंट इज़ वेरी हॉस्टाइल विद इंडिया, तो ये करेंगे इस तरह की हरकतें, राइट। तो ये कारण है, बहुत सिग्निफिकेंट कारण है कि वी वांट टू हैव रिलेशंस विद बांग्लादेश। जब तक शेख हसीना थी वी हैड एक्सेलेंट रिलेशन, इतने ज़बरदस्त रिलेशन नहीं हुए हमारे। हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर दिया। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जैसे ये है, दिस इज़ बांग्लादेश, और बांग्लादेश हर तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। सो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे रिवराइन दिस थिंग आइलैंड्स आर देयर, मतलब वो डेल्टा इतना बड़ा बना हुआ है कि उसी में आइलैंड्स बने हुए हैं। नदी है, नदी के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब कभी साइक्लोन आता है, कुछ आता है, तो आइलैंड शिफ्ट हो जाते हैं या फिर रिवर कोर्स चेंज हो जाता है। ये तो वैसे ही डेल्टा है, तो रिवर कोर्स चेंज होना इज़ वेरी कॉमन थिंग ओवर हियर। तो ये आइलैंड पहले यहाँ था, ये आइलैंड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आइलैंड यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमने कहाँ तक कर दिया कि बांग्लादेश टेरिटरी के अंदर एक रिवराइन आइलैंड है और उसमें इंडियन पॉपुलेशन रहती है, तो बांग्लादेश ने हमको दे दिया, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। हमने इंडियन टेरिटरी के अंदर एक रिवराइन आइलैंड है जो बांग्लादेश का है, तो हमने वो उनको दे दिया, मतलब बांग्लादेशी पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहती है। सो इस तरह हमने, इसको इनक्लेव बोलते हैं वो, हमने इनक्लेव भी एक्सचेंज कर लिए। बोथ द इंडियन बांग्लादेश हैव डन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में किया था हमने ये, 99th या 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, 100 था शायद ये। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वी हैव डन दिस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ऑल्सो, एंड दिस अ वेरी बिग डील। मतलब इनक्लेव बना के दे देना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया हमने। सो दिस इज द काइंड ऑफ डीप रिलेशनशिप दैट वी आर हैविंग विद थे हमारे, अब तो खैर क्या ही हैं, विद बांग्लादेश। हुआ क्या कि मुजीबर रहमान जो है, वी वर सपोर्टिंग मुजीबर रहमान वेरी वेरी डीपली, और फिर मुजीबर रहमान की जो अवामी लीग थी, दे ऑल्सो हैव वेरी ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया। और फिर ये जो मुक्ति वाहिनी और ये जो हिंदू वाहिनी थी, ये हमारे केडर्स थे जो हमने वहाँ पे भेज रखे थे, एंड दे वर फाइटिंग विद मुक्ति, दे वर फाइटिंग अलॉन्ग विद अवामी लीग। तो जब इवेंचुअली जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ, तो ऑब्वियसली इंडिया हैड प्लेड वेरी ग्रेट रोल ओवर देयर। फिर अवामी लीग नेचुरली पावर में आए, तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुए। बट स्टार्टिंग से हमने वो रखा, हम नेपाल वाला काम नहीं करेंगे कि हमने तुम्हें आज़ाद किया, अब हम तुम पे दादागिरी करेंगे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशन विद बांग्लादेश, और लकीली फिर बांग्लादेश की ग्रोथ वॉज वेरी वेरी गुड। वो हमसे SDI विद हमसे हर डिनोमिनेशन में ही इज़ बेटर देन अस राइट नाउ। वो हमसे 20 साल छोटा है, वो हमसे बेटर काम कर रहा है। एंड देन इवेंचुअली ये सब हुआ, एंड देन उसके बाद 1974, 1975 और 76 में देन दिस
इस्लामिक स्टेट एंड एवरीथिंग, उन्होंने फिर पूरा दे प्रोसिक्यूटेड एवरी सिंगल वन ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑफ दिस मुजीबुर रहमान, सबको मार दिया, कोई नहीं छोड़ा उन्होंने। लकीली ये शेख हसीना देन वाज इन लंदन, वो बच गई, ओनली शी इज़ द ओनली फैमिली मेम्बर रिमेनिंग इन द फैमिली, बाकी सारे मार दिए उन्होंने। एंड नेचुरली फिर वापस तो जाएगी नहीं बांग्लादेश, शी केम टू इंडिया बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट इन पावर, तो नॉन पार्टीशन वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद देयर फैमिली, उसके परिवार के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया। फिर पहले वहाँ पे इस्लामिक स्टेट आया, फिर वहाँ आर्मी आई, फिर कोई आया, आर्मी का भी शायद 20 साल रूल रहा वहाँ। फिर फाइनली जब चुनाव इनके हुए 2008 में, देन अवामी लीग वन लाइक एनीथिंग, और फिर उसके बाद वो जीतती गई, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन फिर से बहुत अच्छे हो गए। फिर से इनका इस्लामिक स्टेट स्ट्रांग हुआ, तो वापस से यहाँ पर आ चुकी है। वापस तो हम नहीं भेजने वाले इसको। लोगों में सपोर्ट किसके लिए? अरे सपोर्ट तो मतलब दे हैव, पहले इनका ग्रास रूट लेवल पे अच्छा सपोर्ट था अवामी लीग का, देन अब उन्होंने 1 साल में पूरा हटा दिया है। तो जो न्यूज़ आती हो तो ये दिखाते हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल से दे आर हिटिंग दिस एंड दे आर चांसेस कि हो जाएगी तो मार देंगे उसको। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाय बांग्लादेश को आप वापस भेजिए। ये तो वही हो गया, आप किसी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो, आप किसी कोई एक पॉलिटिकल क्रिमिनल तो नहीं है, शी इज़ एक्यूज्ड ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ वॉर क्राइम्स भी बोल रहे हैं, उन्होंने जेनोसाइड किया, मारा सब लोगों को, तो आप उसको अपने यहाँ पे ये दे रहे हो, आप उसको यू प्रोवाइडिंग देम एक असाइलम या ये सब दे रहे हो, तो आप किसी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो। अब बात तो ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं हम, एंड तो हम वापस नहीं भेजने वाले, बट स्टिल गिवन द फैक्ट कि इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन भी खराब होंगे फ्यूचर में, बट द काइंड ऑफ रिलेशन दैट वी हैव, नॉन पार्टीशन सपोर्ट मिला हुआ है उसके परिवार को, और चांसेस है कि अभी इसी की सरकार बनेगी जो अभी इंटीरियम गवर्नमेंट में, एंड दे आर वेरी एंटी इंडिया। फिर भी हम वापस नहीं भेजेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो भेज देंगे, शायद भेजेंगे तो मरी जाएगी। सो ये हमारे रिश्ते हैं। सो राइट डाउन इम्पोर्टेंस of Bangladesh to India. First is geopolitical. Bangladesh has the longest borders with India. म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर्स लगती हैं, बांग्लादेश और म्यांमार की। चिट्टागोंग नहीं, चिट्टागोंग तो इस साइड पड़ता है, बिल्कुल जहाँ पे बांग्लादेश खत्म होता है, म्यांमार के साथ बहुत छोटी सी बॉर्डर लगती है। हाँ, राखीन स्टेट उसके पास ही है, और यहाँ पे वी हैव दिस, ये त्रिपुरा, कॉक्स बाजार इसमें है, बांग्लादेश में है, बहुत छोटी सी बॉर्डर लगती है। तभी तो आएंगे ना, आप लॉजिकली सोचिए, वरना म्यांमार से रोहिंग्या आएंगे कैसे बांग्लादेश में? बहुत छोटी सी बॉर्डर लगती है। कॉक्स बाजार जो बोल रहे हैं ये, दिस इज़ द लार्जेस्ट, अभी तो नहीं है, सारे इन्होंने इंडिया भेज दिए, अर्लियर दिस वाज द लार्जेस्ट एरिया जहाँ पे रोहिंग्याज वो सेटल्ड। मैप बाद में खोलेंगे। हाँ, देन राइट डाउन, लिख क्या रहे थे हम? लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन इंडिया विद land boundary, riverine boundary and maritime boundary. Land boundary, riverine boundary and maritime boundary. It makes us important for Indian security and foreign policy objectives. Foreign policy. Objectives. Second is economic. हाँ, वो अगर आपको लिखना हो, नेपाल का लिखा नहीं था, मैंने बोला था, आप लोग किसी ने लिखा नहीं होगा, मेरे को विश्वास है। इंडिया नेपाल का ट्रेड का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे हो रहा है। $10 बिलियन है, और $10 बिलियन गुड्स, गिवन नेपाल बहुत छोटा सा है, 3 करोड़ तो मुश्किल से लोग रहते हैं वहाँ, और नेपाल और चाइना का अभी इज जस्ट शाई ऑफ 1 बिलियन।
1 बिलियन से कम है अभी उनका। ये नेपाल का है, बांग्लादेश में मत लिखिए इसको। नहीं सर, वो मैं ऐसे बॉक्स बना के अलग से। हाँ जी, द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इंडिया बांग्लादेश हैव क्लोज इकोनॉमिक टाइज। India, Bangladesh have close economic ties. India being one of the largest trading partner of Bangladesh. India being one of the largest trading partner of Bangladesh. One of the largest trading partner of Bangladesh, and Bangladesh is the largest trading partner of India in SAARC. बांग्लादेश is Largest trading partner of India in SAARC. इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है दैट इज द ट्यून ऑफ 18 to 20 बिलियन। साइज को देखते हुए ये कम है। इंडिया का कौन है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? चाइना। चाइना हो गया। अभी आए नहीं ना डेटा, रिवाइज डेटा तो आने दो पूरा। हम तो पिछले साल का मानेंगे 2023 का। पिछले साल का हाँ हाँ 22 में भी शायद चाइना था शायद। मैं 23-24 जो है उसमें चाइना था। इस साल का रिवाइज डेटा आने देते हैं। वो चाइना यूएसए का ऑलमोस्ट बराबर ही चलता है। चाइना के साथ लड़ाई होगी फिर भी वो बढ़ता ही जा रहा है हमारा चाइना के साथ। हाँ ऑलमोस्ट 120-130 बिलियन डॉलर से रहते हैं। दोनों के साथ इतना ही रहता है ऑलमोस्ट। हाँ यूएसए के साथ सरप्लस है हमारा। हो ही गया खत्म हो। हमारा मैप रह गया, कल देखेंगे मैप। जाते वक्त देखूंगी। गुड।